नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के यूपी मंत्रा पे जुड़े हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं। समय है आपका डेली करंट अफेयर्स का। डेली करंट अफेयर्स जहां हम देश विदेश और अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के समाचारों का विश्लेषण एनालाइज करते हैं आप सभी के लिए कि आपकी आगामी परीक्षाओं में आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। दोस्तों फटाफट ऑनलाइन आ जाइए और अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक को शेयर कर दीजिए कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा पाए। ठीक। और जो ये क्लासेस है दोस्तों, इसके अगर हम सोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो सोर्स है वो है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स। और साथ में ही अगर हम उत्तर प्रदेश के समाचारों के लिए बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला जैसे समाचार पत्रों का पूरा सहयोग लिया जाता है। और वहाँ से जो भी टॉपिक होंगे जो कि आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश में होने वाली जितने भी परीक्षाएं हैं उनके जो पाठ्यक्रम, उनके जो सिलेबस हैं, उनके आधार पर जो है इसका पूरा का पूरा विश्लेषण किया जाता है। तो ऑनलाइन आते ही सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाली हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, जिससे कि भविष्य में कोई भी क्लासेस हो तो उसका आपको नुकसान ना हो, हर क्लासेस को आप देख सकें। दोस्तों सुबह 9 बजे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास आती है। सेम इसी तरह शाम को 4 बजे मेरी ज्योग्राफी की क्लास आती है, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम काफ़ी बेसिक से इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत किए हैं, है ना। जिससे कि अगर आपको ज्योग्राफी पे बिल्कुल अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भी आप वहाँ से क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं और ज्योग्राफी पे आपकी पकड़ जो है वो मजबूत हो सकती है। तो डेली न्यूज एनालिसिस की बात कर रहे हैं दोस्तों, और इस समय आप जुड़े हैं अनअकैडमी पे। और अनअकैडमी का ये यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का प्लेटफॉर्म है, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों। और जहां अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप एक्सेस कर सकते हैं अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को अभी तक आपने अनअकैडमी का ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके आप क्या कर लीजिए, जो भी फ्री क्लासेस है और पेड क्लासेस है उन सभी का जो है वो आप लाभ उठा सकते हैं। आपको एक कोड यूज करना है, जैसे कि मेरा कोड अनूप10 है। इस कोड के माध्यम से आप सभी को इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों ये मेरा प्रोफाइल है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा हो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि बाद में इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो है वो आप जुड़ सकें, जिससे कि क्लासेस के पीडीएफ्स भी आपको मिल सके, है ना, आप इसका लाभ उठा सकें। सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। और आज 25 दिसंबर है तो आप सभी को जो है मैरी क्रिसमस, है ना। और शुरुआत करते हैं आज के दिन की। और जुड़ा कौन कौन है? रुद्रा, दीपू, आलोक, अनीता, बबीता, प्रीति कंसल, प्रशांत यादव, सुषमा सिंह। सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। फटाफट अपने सारे मित्रों के साथ साझा कर दीजिए भैया। सबको बोलिए कि क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो इसका लाभ उठाइए। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। और पहला टॉपिक जो है दोस्तों, इसका जो सोर्स है वो सोर्स क्या है? इकोनॉमिक टाइम्स है। द इकोनॉमिक टाइम्स से जो है ये पहला टॉपिक लिया गया है दोस्तों। न्यूज़ क्या है इस पर हम आ जाते हैं। न्यूज़ है इंडिया प्रोवाइड्स 10 लाख डोजेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, 10,000 टन्स ऑफ राइस एंड वीट टू म्यांमार। ठीक है दोस्तों, कोविड का समय आपको चल ही रहा है, कोविड का समय आप देख रहे हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार से तुलसी पूजा की भी हार्दिक शुभकामनाएं, बिल्कुल ठीक है ना। तो कोविड का समय आपको देख रहा है और कोविड के समय आपको जो है अब नया जो एक वेरिएंट आ गया है, जिसके बारे में हम लोगों ने परसों की क्लास में पूरा एकदम डिटेल में आपके साथ चर्चा किया था, ओमिक्रॉन के बारे में। और ओमिक्रॉन के बारे में हमने जब चर्चा किया था तो हमने बताया था कि ये जो ओमिक्रॉन है ये कैसे डेल्टा जो वेरिएंट था उससे अलग है ना। और हमने बताया था कि वैज्ञानिक जो है जब इसका जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं तो जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ही, क्योंकि वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अभी तक जो है आरटीपीसीआर के माध्यम से ओमिक्रॉन से कोई ग्रसित है कि नहीं ये नहीं बताया जा सकता है। आरटीपीसीआर के माध्यम से अभी तक केवल डेल्टा वेरिएंट्स के बारे में ही जानकारी मिल सकती है। लेकिन जो ये नया ओमिक्रॉन है इसमें स्पाइक नहीं है, और स्पाइक नहीं होने के कारण जो है ये दिक्कत है। आप देख रहे होंगे जैसे कि आज के समाचार पत्रों में आपने ये भी देखा होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने ये अनाउंस कर दिया है कि वहाँ जो भी ऑफलाइन कक्षाएं चलती थी वो सारी ऑफलाइन कक्षाओं को जो है वो बंद कर दिया गया है। और जनवरी के प्रथम सप्ताह से जो भी क्लासेस चलेंगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो आपकी ऑनलाइन चलेंगी। ठीक है,
इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि आज 25 दिसंबर से जो है उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के साथ जो है 5 अन्य राज्य सरकारों ने ये अनाउंस कर दिया है कि आज से जो है वो रात्रि कर्फ्यू जो है वो शुरू हो जा रहा है ना। तो धीरे धीरे, अच्छा दूसरा जो है कि जो वैज्ञानिकों ने एक भारतीय वैज्ञानिकों ने, ठीक है ना, जो एक जो उसमें स्वास्थ्य विभाग हो या अन्य जो भी विभाग हो जो कि स्वास्थ्य को देख रेख कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने सीधे एक आंकड़ा भी जारी किया है कि जनवरी के लास्ट तक जो है वो ओमिक्रॉन जो है वो थर्ड वेव के रूप में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। कई अन्य देश ऐसे हैं जहां थर्ड वेव के बाद जो है वो फोर्थ वेव की भी बातें की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर ये जो भी मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, उस चर्चा का अगर आप बोलेंगे कि सर इंडिया और म्यांमार के साथ संबंधों में क्या इसका मतलब है, आप इंडिया म्यांमार के संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने ये ओमिक्रॉन और ये सारी चीजों पे क्यों बात किया है, ठीक है। अच्छा, इसी में एक बात और भी जोड़ दूं कि कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार से जो है वो आग्रह किया है कि अगर हो सके तो इलेक्शन को जो है वो टाल दिया जाए और जो सार्वजनिक रैलियां हैं इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि बार बार इलेक्शन बार बार जो हाई कोर्ट इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहा है कि पिछले साल की तरह, क्योंकि पिछले साल आपको पता है कि बंगाल चुनाव था या देश के अन्य राज्यों में चुनाव था और उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है सेकेंड वेव के बाद काफी सारे, ठीक है ना, आंकड़े तो आए नहीं लेकिन आप समझ लीजिए कि लाखों की संख्या में जो है लोग मरे हुए हैं, ठीक है ना, लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। तो अब उसी के डर को लेते हुए, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश के साथ 5 अन्य राज्यों में भी चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से रैलियां हो रही हैं और रैलियों में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रहा है ना, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए सरकार का ये हाई कोर्ट का सरकार से निवेदन है और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये निवेदन है कि कोशिश करें, प्रयास करें कि चुनाव को टाल दिया जाए, क्योंकि जान है तो जहान है, जो कि प्रधानमंत्री जी के जो वक्तव्य थे, प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को हाई कोर्ट ने जो है हूबहू जो है बोल दिया, ठीक है। अब बात हम करते हैं कहां, बात करते हैं दोस्तों इस टॉपिक को लेकर जो कि इकोनॉमिक टाइम से लिया हुआ टॉपिक है और इस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत जो है वो म्यांमार को क्या कर रहा है कि कोविड-19 का 10 लाख वैक्सीन दे रहा है। दोस्तों आप जानते हैं कि जब कोविड-19 का समय आया और कोविड-19 में जिस प्रकार से ये पहला ऐसा कोई महामारी होगा जिस महामारी में हमने देखा कि भारत ने जो है वो अग्रणी भूमिका निभाई और भारत ने विश्व के कई देशों को जो है अपने यहां भारत में निर्मित टीकों का जो है को प्रदान किया। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि भारत में जो ये निर्मित टीके थे उसका जो सक्सेस रेट था वो बहुत अच्छा था, है ना, माना जाता था कि सक्सेस रेट 90% से ऊपर है, ठीक है। और भारत ने जो है नेबरहुड पॉलिसी यानी कि प्रथम पड़ोस नीति के तहत जो है फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी के तहत जो है भारत ने काफी सारे देशों को जो है क्या किया था, कोविड का जो है वो टीका पहुंचाया था। और साथ में भारत में, जबकि भारत की आपको पता है कितनी बड़ी जनसंख्या, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या को भी क्या कर रहा था भारत कि इसका लाभ पहुंचाने के लिए जो है वो क्या कर रहा था, आपका टीका जो है वो पहुंचा रहा था, है ना, ठीक है। तो हाँ, तो अब ये देख रहे हैं कि अब भारत का जो है वो म्यांमार के साथ जो है मीटिंग हुआ है। और आपको याद होगा दोस्तों कि पिछले मतलब इसी साल जनवरी में हमने बात किया तो म्यांमार में हमने क्या देखा कि म्यांमार में तख्ता पलट हो गया, जो जनता के द्वारा जो निर्वाचित सरकार थी उसके सेना के द्वारा जो है उसके पद को हटिया लिया गया। और उसके बाद जो है ये पहली बार जो है कि उतने मतलब लगभग आप मान के चलिए कि 11 महीने के बाद पहली बार जो है वो भारत और म्यांमार के राजदूतों के बीच में जो है वो एक मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में भारत ने जो अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी और लुक एक्ट पॉलिसी को लेकर जो है वो आगे चल रहा है और इस पर मंत्रणा भी की और साथ में म्यांमार के साथ भारत की जितनी भी परियोजना और योजनाएं हैं उसके ऊपर भी चर्चा की, ठीक है ना। ये सारी बातों को मैं एक साथ इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि इन सारी बातों पे हमने पहले भी कई बार चर्चा कर लिया है और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस सारी बातों को समझ रहे होंगे और पुरानी क्लासेस को अगर आप रेगुलर देख रहे थे तो यहां से आप सारी बातों को इंटरलिंक कर ले रहे होंगे, है ना, ठीक है। चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं भारत और म्यांमार। तो जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि भारत के द्वारा जो है वो क्या है आपका पड़ोसी देश में जो मेड इन इंडिया कोरोना वायरस का जो टीका है उसके 10 लाख खुराकों को पहुंचाने और साथ में ही निरंतर मानवीय सेवा जो भारत म्यांमार के साथ करता है उसको ध्यान में रखते हुए 10,000 टन जो है वो चावल और गेहूं को जो है वो अनुदान के रूप में प्रदान करने की जो है वो बात कर रहा है, ठीक है ना। 1 फरवरी 2021 को हमने क्या देखा था दोस्तों कि म्यांमार में जो है वो सेना के द्वारा जो है वो क्या कर दिया गया था, तख्ता पलट कर दिया गया था। और लोकतांत्रिक रूप से जो चुनी हुई सरकार थी किसके नेतृत्व में थी, आंग सान सू के,
ठीक है ना, किसके, आंग सान सू की जो सरकार थी उसको क्या कर दिया था, अपदस्थ करके हटा दिया गया था। अब जब फरवरी 2021 में यह घटना हुई थी और उस घटना के बाद अभी की अगर हम बात करें तो पहली बार जो है वो भारत के विदेश सचिव जो है वो क्या कर रहे हैं, म्यांमार की यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, और म्यांमार की जब ये यात्रा कर रहे हैं तो इसमें इन्होंने ये सारी अपनी बातें बताई, कहा कि हम देखिए अभी भी हम म्यांमार के लोगों के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, मानवीय आधार पर जो है हम सहायता करने के लिए तैयार हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, मानवीय आधार पर जो है हम सहायता करने के लिए भी तैयार हैं। फटाफट क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर करते रहिए, है ना, और अपने सारे मित्रों से आग्रह कीजिए कि वो इस क्लासेस का लाभ उठाएं। और दोस्तों ये जो क्लासेस है इतने डिटेल में अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इतने डिटेल में क्यों आप बता रहे हैं, क्या इतना जानना आवश्यक है? बिल्कुल जानना आवश्यक है दोस्तों। अगर आप पीसीएस का मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आवश्यक। तो फिर प्रश्न आएगा कि सर पीसीएस का प्रीलिम्स करंट अफेयर्स, तो इस टॉपिक हम लोग जो ये पूरा मेंस हम लोग करते हैं और उसके बाद फिर प्रीलिम्स पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, उसको हम लोग क्लास के जस्ट लास्ट में जो है वो रिवाइज करते हैं, ये आप लोग को पता ही है ना। तो ये मेंस प्लस प्री है ना। तैयारी ऐसे नहीं होगी, ऐसे हवा हवाई तैयारी नहीं करना, केवल एमसीक्यू करके ड्रामा नहीं करना, केवल फैक्ट जान के ड्रामा नहीं करना है, हमें जानना है संपूर्ण, है ना। अब लवर लवर नहीं करना है ना। किसी फिल्म का डायलॉग है ना कि अब हमको लवर लवर नहीं करना, अब हमको चाहिए फुल सम्मान। ठीक है, तो बहुत हो गया लवर लवर करना, बहुत हो गया फार्म भराई, अब चाहिए हमें क्या, सिलेक्शन, है ना, नो लवर लवर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है कि भारतीय विदेश मंत्री के द्वारा जो ये म्यांमार की यात्रा की गई, इस म्यांमार की यात्रा पे क्या कहा गया कि विदेश जो सचिव थे, ठीक है ना, विदेश जो मंत्री थे, विदेश सचिव थे, उन्होंने सीधे कहा कि हमारा जो पूरा का पूरा प्रयास है कि जो तख्ता पलट हो चुका है फरवरी में, उसमें उसको हटाकर फिर से जो लोकतांत्रिक जो सरकार है उसको क्या किया जाए, वापस लाया जाए, यानी कि लोकतंत्र की वापसी किया जाए। ठीक है, साथ में ही ये भी बात की कि दोनों देशों के मध्य जो राजनीतिक कैदी हैं, ठीक है ना, चाहे म्यांमार के कैदी भारत में है, चाहे भारत के कैदी म्यांमार में है, उन दोनों को क्या किया जाए कि आदान प्रदान किया जाए। ठीक है ना, उनको छोड़ा जाए। और साथ में ही बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ठीक है ना, जो कि दोनों देशों के बीच में है, या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके चलते हिंसा देखने को मिल रही है, उन सारे मुद्दों पे क्या करने की आवश्यकता है, उन सारे मुद्दों पे बातचीत करने की आवश्यकता है और बातचीत के माध्यम से उन मुद्दों को समाप्त करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो आप जान ही रहे हैं कि भारत और म्यांमार दोनों जो है आसियान को लेकर जो है इन्होंने इस पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि आसियान पहल के लिए जो है इन्होंने कहा कि भारत जो है एक मजबूत और लगातार जो है उसकी समर्थन की पुष्टि कर रहा है, और साथ ही भारत इस बात की आशा व्यक्त कर रहा है कि 5 सूत्रीय सहमति के आधार पर इस दिशा में व्यवहारिक और रचनात्मक तरीकों से प्रगति की जाए। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आसियान के 5 सूत्रीय सहमति के प्रति सर्वसम्मति व्यक्त करते हुए क्या कहा गया है, तो म्यांमार में हिंसा को जो बात की गई है कि म्यांमार में जो हिंसा हो रही है उसको तत्काल जो है वो समाप्त कर दिया जाए, और सभी पक्षों को यह कहा गया है कि भैया संयम बरतो और संयम के साथ काम लो, और लोगों को यह भी कहा गया है कि मानवता के हित में, लोगों के हित में जो है वो शांतिपूर्ण शांति को का जो समाधान है उसको तलाशने की जो है वो आवश्यकता है। साथ में ही क्या हुआ है कि सभी संबंधित पक्षों के बीच रचनात्मक बातचीत शुरू करने पर भी सहमति व्यक्त की गई है, जिससे कि जो है क्या हो सके, लोकतांत्रिक सरकार का जो है वो चुनाव हो सके। ठीक है ना, लोकतांत्रिक सरकार का जो है वो चुनाव हो सके। चैनल पे जो भी पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और ठीक है ना, ठीक है ना, बेल आइकन दबा दीजिए, और साथ में जो है वो क्या कर दीजिए, एक बार क्लासेस को है जो है वो फटाफट शेयर कर दीजिए अपने सारे मित्रों के साथ, सभी के साथ। ठीक है ना, ठीक है ना, सारे मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक को जो है वो साझा कर दीजिए, है ना, जो उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। मौसम कितना भी ठंडा हो, उत्साह में गर्मी होनी चाहिए कि नहीं, बता दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत म्यांमार सीमा क्षेत्रों के साथ जो विवाद है, ठीक है ना, उस ठीक है, और साथ में जो व्यक्ति केंद्रित सामाजिक आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए भी भारत ने कहा है कि भारत जो है इसका निरंतर जो है वो समर्थन कर रहा है। साथ में भारत और म्यांमार के बीच में एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना की जो बात हो रही है, जो कि कालादान नदी पर जो है
मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना, तो इस पर भी भारत जो है कि वो कह रहा है कि वो निरंतर समर्थन कर रहा है। और साथ में त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसे परिचालित कनेक्टिविटी पहलों की भी शीघ्र कार्यान्वयन भारत जो है वो अपनी प्रतिबद्धता को इन्होंने इस मीटिंग में जो है वो व्यक्त किया है। साथ में इन्होंने कहा है कि म्यांमार के लोगों के हित में ध्यान रखते हुए जो रखाइन राज्य है, आप जान रहे हैं दोस्तों कि जिस प्रकार से म्यांमार में आपको क्या देखने को मिला है, म्यांमार में आपको बौद्ध धर्म और मुस्लिम धर्म, दो धर्म जो है उनकी आबादी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। एक रोहिंगा मुसलमान आपको जो दिखते हैं, ठीक है, और रोहिंगा मुसलमान जो आपको देखना मिला है कि म्यांमार में जिस प्रकार से उनके साथ हिंसा की जा रही है, और उसके बाद रोहिंगा मुसलमान जो है वो म्यांमार से जो है वो शरण लेने के लिए या तो बांग्लादेश आ चुके हैं या तो भारत में आ चुके हैं, ठीक है। अब भारत में जिस प्रकार से रोहिंगा मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, बार बार भारत सरकार ये कह रहा है, ये पूरा का पूरा जो मीटिंग है वो इसी बात पे है कि भाई आपके लोग के जो आपसी जो मतभेद है, उस आपसी मतभेद को जो है वो शांतिपूर्ण समझाइए, क्योंकि इस प्रकार के जो मतभेद चल रहे हैं, इस मतभेद के कारण क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ आपके जो लोग हैं वो क्या आ रहे हैं, ठीक है ना, वो घुस जा रहे हैं, ठीक है, और घुस के जो है वो हमारे भी अर्थव्यवस्था को चरमरा रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए भी खतरा है। तो जो भी आप लोग के बीच में तनाव है, उस तनाव को क्या कीजिए, आपस में बैठिए, उसका समाधान ढूंढिए, है ना। तो इन सारे चीजों पे बात की जा रही है, ठीक है। अब जो रखाइन प्रांत है जहां रोहिंगा सबसे ज्यादा जिनकी आबादी, ठीक है ना, तो इस बारे में बात किया गया है कि रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जो परियोजनाएं चल रही थी, इन परियोजनाओं को भी क्या किया जाए, विकास किया जाए। और भारत ने कहा कि हमने जब आपसे कहा ही है कि हम इन सारे क्षेत्रों में जो भी परियोजनाएं चल रही हैं उसमें हम आपको समर्थन करेंगे, और हम आज भी कह रहे हैं कि हम आपको समर्थन करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो भी आपके अंदर की आंतरिक हिंसा चल रही है, इस आंतरिक हिंसा पे क्या कीजिए, आप रोक लगाइए, ठीक है ना। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि म्यांमार में अस्थिरता की स्थिति होने पर उत्तर पूर्व के राज्यों में भी शांति और सुरक्षा जो है वो क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है, ठीक है ना। अब अगर हम भारत और म्यांमार की सीमा को एक बार देखें, आपके स्क्रीन पर देखिए, ये मैप दिख रहा है और एनसीईआरटी से लिया हुआ मैप है, ठीक है। ये आपको अपना प्यारा भारत नजर आ रहा है ना। अब भारत के जब आप पूरब में चल रहे हैं तो एक देश यहाँ कल्लू कल्लू से आपको बांग्लादेश नजर आ रहा है, ठीक है, सभी को नजर आ रहा है बांग्लादेश, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, ये आईआर और करंट अफेयर्स दोनों है, ठीक है ना। अब यहीं से जो मैंने कल आप लोगों से प्लस की क्लास में एक बात कही थी कि मैंने कहा था कि जीएस पेपर 2 में 20 में से 12 क्वेश्चन इसी करंट अफेयर्स की क्लास में से देखने को मिले थे, ठीक है ना। तो अब ये जो आईआर का टॉपिक है ना, तो इस पे से सीधे अगर हो सकता है कि आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है कि प्रश्न ये पूछ सकता है कि भारत और म्यांमार के वर्तमान के संबंधों पर जो है वो संक्षिप्त चर्चा कीजिए, या भारत और म्यांमार के जो संबंध हैं, ठीक है ना, उस पर टिप्पणी कीजिए, ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, और ये मेंस में आपके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट जैसे होते हैं, जैसे बोलते हैं कि सर मुझे आईआर पढ़ना है, लेकिन कहाँ से पढ़ें, समझ में नहीं आता है, या आईआर में क्या चल रहा है, हम कौन सी किताबें पढ़ें। तो देखिए दोस्तों, आईआर को अगर पढ़ना है तो वर्तमान जो भी संबंध है उनको तो देखना ही, और साथ में जो ऐतिहासिक संबंध जो है उनको भी देखना है, ठीक है। आजादी के पहले और आजादी के बाद से किस प्रकार से इन देशों के साथ संबंध बन रहे हैं और संबंधों में किस प्रकार से उतार चढ़ाव आ रहे हैं, वो सब तो हमें देखता ही रहना है। और उन सारे चीजों को क्या करना है, हमें उसको संक्षिप्त रूप से जो है वो जब एग्जाम हो तो वहां हमने आपको क्या करना है, प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। टॉपिक कहां है, जीएस पेपर 2 आईआर से संबंधित ये टॉपिक आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहां आपको क्या दिख रहा है, ये आपका भारत का पूर्वी क्षेत्र, और ये दिख रहा है आपका म्यांमार। अब म्यांमार का ये जो क्षेत्र दिख रहा है यही जो है, और ये आपको जो इस साइड दिख रहा है, ठीक है ना, जो मैंने, हाँ, ये जो इस साइड दिख रहा है ये भारत का क्या है, पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये भारत का पूर्वी क्षेत्र है, और ब्लू से जस्ट आगे जो दिख रहा है वो क्या है, म्यांमार का क्षेत्र है। अब भारत बार बार ये कह रहा है कि भैया म्यांमार, तुम अपने यहाँ जब भी विवाद खड़ा करते हो तो तुम्हारे यहाँ से जो रोहिंगा मुस्लिम है, यहाँ जो आबादी है वो सीधे क्या करती है, भारत में जो है वो घुसपैठ करती है। अब भारत में जब ये घुसपैठ करती है तो जो ये पूर्वी क्षेत्र है, इन पूर्वी क्षेत्रों में जब घुसपैठ करती है तो हमारे यहाँ भी आंतरिक अशांति फैल जाती है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, घुसपैठ किया, और घुसपैठ करने के बाद जो है वो क्या पता चला कि चुपचाप छुपे हुए कहीं से रहते हैं,
ठीक है। अब छुप कर कहीं रहते हैं और धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, वो आते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को जो है वो चरमराने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें आसाम की स्थिति आप देख ही रहे हैं, जहां बांग्लादेश से जो रिफ्यूजी जो घुस चुके हैं, है ना, और उसके बाद जो है आसाम में जो है एक धर्म विशेष का जो है वो इतना ज्यादा संख्या बल बढ़ गया है कि आसाम के जो मूल निवासी हैं उनको ये लग रहा है कि भाई हम तो खो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि सीधे आसाम पैक्ट की बातें हुई, है ना, 1984 का आसाम पैक्ट आपको याद होगा, जिस पे बात किया जा रहा था कि जो आसाम के मूल निवासी हैं उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जाए, और जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनका फायदा जो है वो क्या हो जा रहा है कि अन्य देश के जो ये जो घुसपैठी हैं वो इसका सुविधा ले ले रहे हैं, इसका फायदा ले ले रहे हैं। और राजनीतिक कारणों से भी हम क्या देख रहे हैं कि सरकार जो है वो क्या करती है, कहीं ना कहीं ढूलमूल रवैया अपनाती है कि जो बाहर से घुसपैठी घुस रहे हैं उनको हम क्या करें कि भारत की नागरिकता दे दें और उसका प्रयोग हम कहां करें, चुनाव में करें। ठीक है, तो ये सब भी हमें दिक्कत देखने को मिलती है। अब सिंपल सा हम फिर से इस टॉपिक पर रिपीट करके आ जाते हैं। तो आपके स्क्रीन पर जो है ये दिख रहा है, म्यांमार की स्थिति आपको दिख रही है कि म्यांमार कहाँ है। ठीक है, चलिए म्यांमार तो दिख ही रहे हैं, मैप आपको दिख ही रहा है, तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पश्चिम में आपको पाकिस्तान दिख रहा है, ये अफगानिस्तान का ये क्षेत्र दिख रहा है, इधर आपको नेपाल, ऊपर चाइना दिख रहा है ना, बांग्लादेश दिख रहा है, ये म्यांमार दिख रहा है, नीचे श्रीलंका दिख रहा है। ठीक है, उसके नीचे यहाँ आपको मालदीव दिख रहा है। ठीक है, चलिए फिर से पीछे आ जाते हैं। ठीक है, हाल ही के दिनों में सिर्फ रोहिंग्या नहीं जिन्होंने म्यांमार में भारत में घुसने की कोशिश की, ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार बात किया गया तो म्यांमार की सेना में सेवारत पुलिसकर्मी और देश छोड़कर भागे अन्य लोगों द्वारा मिजोरम, मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में क्या किया गया है, शरण लिया गया है। ठीक है ना, ठीक है ना, क्या किया गया है, शरण लिया गया है। तो जो ये मीटिंग हुआ, इस मीटिंग में ये भी कहा गया कि भाई आपके यहाँ जो आंतरिक हिंसा हो रही है, इस आंतरिक हिंसा से ये नहीं बात है कि केवल रोहिंग्या मुसलमान जो है वो भाग के आ रहे हैं। आपके यहाँ जो कोई कैदी हैं, ठीक है, जिसको कि देश जो है वो ढूंढ रहा है, ठीक है, वो भी कैदी जो है वो धीरे से क्या करता है कि भाग जाता है कहाँ, भारत के तरफ। और भारत में जो मिजोरम और मणिपुर का जो क्षेत्र है वहां जाकर क्या कर लेता है, या पूर्वोत्तर के जो और अन्य राज्य हैं वहां जाके क्या कर ले रहा है, शरण ले रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो पुलिसकर्मी हैं वो भी क्या, और जो मतलब जो भी जिनको भी देखो जिनके ऊपर सरकार अगर किसी भी प्रकार का नियंत्रण स्थापित करने की प्रयास करती है, किसी भी प्रकार से उस पर किसी भी कठोरता अपनाने का प्रयास करती है, तो सीधे भाग के कहाँ भागते हैं, पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य वहां भाग रहे हैं। तो इस सब चीजों पे आप क्या कीजिए, नियंत्रण कीजिए। ठीक है, अब भारत म्यांमार के संबंधों के बारे में अगर हम बात करें तो भारत और म्यांमार के जो संबंध हैं, अगर आधिकारिक तौर पे अगर हम बात करें तो 1947 में भारत की आज़ादी और 4 साल बाद यानी कि 1951 में जो है वो भारत और म्यांमार के बीच में मैत्री संधि पर जो है वो हस्ताक्षर हुआ, और उसके बाद जो है संबंधों की जो है वो शुरुआत हुई। 1987 में हम आ जाते हैं। 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो है, ठीक है ना, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने म्यांमार की जो है यात्रा की थी और साथ में अधिक सार्थक संबंधों की जो है इन्होंने नींव रखी थी। ठीक है, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उन्होंने सीधे कहा कि भाई हमें क्या करना होगा, पूर्व के जो देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करना होगा, लुक ईस्ट पॉलिसी को जो है वो और भी ज्यादा मजबूत करना होगा, है ना, पूर्व की तरफ देखो की नीति को मजबूत करना होगा। कारण क्या था, कारण ये था कि जो वर्तमान में जो कारण है सेम यही कारण था। कारण क्या था कि वर्तमान में जो कारण है कि जिस प्रकार से चीन अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, या अब तो बहुत ज्यादा मजबूत कर चुका है, तो भारत को भी यही लगा कि हम अपनी स्थिति को क्या करें, मजबूत करें, और पूर्व के जो भी देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए उनके यहाँ से अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो है वहां से व्यापार को भी बढ़ाएं और अपने संबंधों को इसलिए भी मजबूत करें कि किसी भी परेशानी के समय जो है ये देश हमारे साथ खड़ा हो और साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है इन देशों का समर्थन मिले। ठीक है, तो 1987 में जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है, ठीक है, म्यांमार की यात्रा की गई थी। भारत और म्यांमार के बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल रिलेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी के साथ आप जान ही रहे हैं कि म्यांमार की जो है एक बहुत ही लंबी भौगोलिक श्रृंखला है, सीमा है। ठीक है ना, और म्यांमार और भारत जो है वो क्या करते हैं कि एक समुद्री सीमा जो है वो साझा करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत और म्यांमार के बीच में पारंपरिक रूप से भी अगर हम देखें तो बहुत ही ऐतिहासिक, जातीय और धार्मिक संबंध जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं।
सामरिक रूप से अगर हम देखें म्यांमार की स्थिति, तो म्यांमार भारत के लिए भू राजनीतिक रूप से जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दक्षिण पूर्व एशिया के जो है वो केंद्र में है, और भारत को अगर स्थलीय रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में अपने संबंधों को मजबूत करना है तो म्यांमार के माध्यम से जा सकता है। ठीक है, तो आप देख ही रहे कि म्यांमार के माध्यम से जो है ट्रांसपोर्ट को जो है वो बढ़ाने का जो है वो भारत का प्रयास है। ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें तो म्यांमार एक ऐसा देश है दोस्तों जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, जो कि उत्तर पूर्व भारत के साथ जो है लगभग 1624 किलोमीटर की जो है वो क्या करता है, थल सीमा को जो है, उस थली सीमा को जो है वो साझा करता है। दोनों देश बंगाल की खाड़ी में 725 किलोमीटर की समुद्री सीमा को जो है वो साझा करते हैं। ठीक है, दो विदेश नीति सिद्धांतों का संगम है ये। तो म्यांमार एक ऐसा देश है जो कि भारत की जो नेबरहुड पॉलिसी जो है या नेबरहुड फर्स्ट नीति जो है, ठीक है, और साथ में जो है एक्ट ईस्ट नीति का जो है वो क्या है, ठीक है ना, ठीक है ना, इन दोनों का जो है वो समर्थन करता है। भारत प्रशांत क्षेत्रीय कूटनीति के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत के लिए अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार जो है दोस्तों भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, और दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने के लिए जो है ये एक भूमि पुल के रूप में काम करता है, जिसके माध्यम से भारत जो है पूर्व के देशों के साथ जो है अपने स्थलीय अगर उसको व्यापार बनाना है या पूर्व के देशों के साथ किसी भी प्रकार से अपने संबंधों को बढ़ाना है तो म्यांमार जो है वहां जो है वो समर्थन कर सकता है। ठीक है, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के रूप में अगर हम बात करें तो यदि भारत एशिया में एक मुखर क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करना है तो ऐसे नीतियों के लिए उसको क्या करना होगा कि जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा। ठीक है ना, और ऐसी नीतियों के विकास की दिशा में अगर भारत काम कर रहा है तो उसको क्या करना होगा, अपने पड़ोसी देशों को साथ लेकर चलना होगा, अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने जो संबंध है उनको बेहतर करना होगा और उसको और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, अब हम जो भारत जिस प्रकार से अपना लुक एक्ट पॉलिसी चला रहा है, पहले क्या था, लुक ईस्ट पॉलिसी था, अब क्या कर रहा है भारत, अब भारत क्या कर रहा है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो प्रयोग कर रहा है, यानी कि पूर्व की तरफ देखो के साथ जगह पे क्या है, पूर्व के साथ मिलकर काम करने की बात कर रहा है। तो भारत अपने संबंधों को जिस प्रकार से पूर्व के देशों के साथ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, इन संबंधों में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो है वो चीन जो है एक बाधा के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि चीन का जो लक्ष्य है वो क्या है कि भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके उन देशों के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करना और भारत को कहीं ना कहीं से क्या कर देना, कमजोर कर देना। ठीक है, तो हम यहां अगर हम बात करें तो भारत और चीन दोनों क्या चाहते हैं कि म्यांमार के साथ अपने संबंधों को मजबूत करें, और म्यांमार के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में कहीं ना कहीं भारत और चीन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हिंद महासागर हेतु स्थापित अपनी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन या सागर नीति के तहत हम क्या देख रहे हैं कि भारत ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में सितवे बंदरगाह को जो है वो विकसित किया है। ठीक है ना, सितवे बंदरगाह को म्यांमार में चीन समर्थित क्याऊ बंदरगाह के लिए जो है भारत की प्रतिक्रिया के रूप में हम देख रहे हैं। अब भारत ने जो है वो सितवे बंदरगाह शुरू किया है, तो चीन ने क्या किया है, वहां एक और बंदरगाह की शुरुआत की है जिसका नाम क्या है, क्याऊ किफ्यू। ठीक है ना, क्या नाम है, क्याऊ किफ्यू। ठीक है ना, क्लियर है। तो कभी ये सब देखिए, ये सारे जो टॉपिक हैं ये कहीं से भी, अब इसमें से फैक्ट भी आप निकाल सकते हैं और सारी पूरी की पूरी बातें समझ सकते हैं। अगर आप पूरी की पूरी बातें समझ लें, पूरी कहानियां समझ लें, तो आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको नाम रटने की आवश्यकता है। और कोई भी अगर आपसे बात करे, ठीक है, तो आप क्या समझ सकते हैं, आप किसी के सामने बता सकते हैं। अगर कोई बात करे कि अच्छा आप बताओ कि क्या समस्या है भारत और म्यांमार के बीच में, जो वर्तमान में किस प्रकार से दोनों के रिश्तों के ऊपर काम कर रहा है या रिश्ते की शुरुआत कब हुई, तो आप जो हैं किसी को भी, ठीक है ना, आप किसी को भी इस पर समझा सकते हैं कि नहीं। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा बात करें तो भारत, ठीक है, क्याम्फ्यू बंदरगाह का जो उद्देश्य है वो क्या है, रखाइन प्रांत में चीन की भू रणनीति को जो है वो मजबूत करना है।
अब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो पूर्वोत्तर भारत के राज्य वामपंथी उग्रवाद और मादक पदार्थ व्यापार मार्गों से जो है वो प्रभावित है, ठीक है ना। पूर्वोत्तर का क्षेत्र देखें तो पूर्वोत्तर का क्षेत्र कहीं ना कहीं जो है वो वामपंथी, ठीक है ना, विचारधारा को जो है वो लेकर चल रहा है। वामपंथी उग्रवाद हम देखते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और साथ में हम देखते हैं कि मादक पदार्थों की तस्करी यहाँ ज्यादा देखने को मिलती है, जिससे कि भारत की जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो सीमाएं जो है वो हमेशा क्या है, एक डर के साए में रहता है। कुछ दिन पहले आपने देखा भी था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है आपको आसाम राइफल के एक अधिकारी की जो है और साथ में उनकी पूरी फैमिली की जो है वो क्या कर दिया गया था, उग्रवादियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में हम देखें तो काफी सारे ऐसे उग्रवादी संगठन हैं जो कि क्या कहते हैं कि भारत को अपने आप से अलग करने की मांग करते हैं, ठीक है। अब इन उग्रवादी संगठन को जो है वो कहां से समर्थन मिलता है? चीन के द्वारा समर्थन मिलता है, या जो भी वामपंथी विचारधारा से पोषित देश हैं वो क्या करते हैं, इनको समर्थन देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के द्वारा क्या की जाती है कि धन अर्जित किया जाता है। तो भारत को अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो सुरक्षा को बनाए रखना है तो क्या करना होगा, जो भी आपके पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों को भी मजबूत करना होगा, ठीक है। आपको याद होगा दोस्तों, सर्जिकल स्ट्राइक की जो घटना याद होगी, तो पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक तो आप सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ दिन पहले भारत ने जो एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी वो कहाँ की थी? म्यांमार में एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, है ना। शायद आप लोग को वो कहानी याद आ रही होगी कि म्यांमार में जो है उसने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अब म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? क्योंकि उस समय पैरामिलिट्री की एक बस के ऊपर जो है उग्रवादियों ने जो है हमला कर दिया था, जिसमें कि पैरामिलिट्री के काफी सारे जवान हमारे शहीद हो गए थे, और उनकी हत्या करने के बाद ये उग्रवादी जो है वो शरण लेने कहां पहुंच गए? म्यांमार में जाके इन्होंने शरण ले लिया, ठीक है। जिसके बाद म्यांमार की सेना के साथ जो है भारत की सेना ने जो है कांटेक्ट किया, और उसके बाद म्यांमार की सेना को कॉन्फिडेंस में रखते हुए एक जो है ये पूरा का पूरा जो है सर्जिकल स्ट्राइक जो है ऑपरेशन चलाया, है ना। कुछ मूवी भी इस पे बनी है, उस मूवी को भी आप देख सकते हैं, जहां से आपको कहानी के बारे में पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर भारत के अपने पूर्वोत्तर की सीमा को मजबूत करना है, क्योंकि पूर्वोत्तर में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सीमा साझा अगर कहीं कर रहा है भारत, पूर्वोत्तर के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे तो आप जानते हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ साझा कर रहा है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के जो देश हैं उनके पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उनके साथ अगर हम बात करें तो म्यांमार की सीमा जो है वो सबसे ज्यादा साझा हो रही है। दूसरी बात यह है कि ये सारे सीमा जो ऐसे हैं जहां फेंसिंग नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार से जो है वो बाउंड्री नहीं की गई है, जिसके चलते अच्छा दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि ये पूरा आपकी पूर्वांचल की पहाड़ियों का एरिया है, घने जंगल है, तो बहुत ही आसान हो जाता है उग्रवादियों के कि इस सारे क्षेत्र में जो है वो क्या कर सके, घुसपैठ कर सके, जिससे कि भारतीय सेना जो है उन्हें पकड़ ना पाए, या भारतीय सेना के जो है पकड़ में ये ना आ पाए, ठीक है। तो अब इन सारे सीमाओं पे जो है अगर रक्षा करना है, या इन सारे सीमाओं पे इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी जो है उस पर रोक अगर लगाना है, तो दोनों देशों की सेनाओं को जो है वो क्या करना होगा, अपने संबंधों को मजबूत होना होगा, या दोनों देशों की सेनाओं को क्या करना होगा कि आपस में इस प्रकार से कोऑर्डिनेट यानी कि समन्वय बना के चलना होगा कि इस प्रकार के जो भी उग्रवादी गतिविधियां हैं उन उग्रवादी गतिविधियों पे रोक लगाया जा सके, और उग्रवाद को बढ़ाने के लिए जो धन या हथियार जो आ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि म्यांमार की तरफ से अगर आ रहे हैं तो दोनों सेनाओं को मिलकर उसको रोकने का जो है वो प्रयास करना होगा कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में उग्रवाद जो है अपना सिर जो उठा रहा है वो उठा ना भी सके, और साथ में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो भी उग्रवादी गतिविधियां करने के बाद जो भी उग्रवादी भारत से भागकर म्यांमार में शरण ले रहे हैं वो भी ना ले पाए, ठीक है। तो इन सारे चीजों पे जो है ये बात करना है और इस पे जानना है, ठीक है ना। चले आगे बढ़े। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और म्यांमार की सेनाओं के द्वारा ऑपरेशन सनशाइन जैसे कई संयुक्त सैन्य अभियान भी संचालित किए गए हैं, ठीक है। आर्थिक सहयोग के बारे में बात करें तो कई भारतीय कंपनियों ने म्यांमार के बुनियादी ढांचा सहित बहुत से अन्य क्षेत्रों पे जो है वो उनके आर्थिक और साथ में ही अगर हम बात करें तो व्यापारिक समझौते जो हैं वो किए हैं, जैसे कि कुछ भारतीय कंपनियां जैसे एसआर कंपनी है, गेल है, ओएनजीसी है, ठीक है, इन्होंने म्यांमार में जो है वो ऊर्जा क्षेत्र को विकास करने के लिए जो है काम किए हैं। भारत वर्तमान में जो है अपना मेक इन इंडिया जो है वो पॉलिसी चला रहा, और मेक इन इंडिया की पॉलिसी के तहत जो है म्यांमार के साथ जो है वो रक्षा उद्योग और सैन्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक जो था दोस्तों आपका भारत और म्यांमार के संबंध में था, और जिस डिटेल से हमने देखा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो समझ रहे होंगे, ठीक है ना।
आईआर से संबंधित टॉपिक था, काफ़ी डिटेल में हमने देखा, काफ़ी डिटेल में हमने समझा। और ये सारा टॉपिक आप देखें, ये केवल यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए नहीं, अगर आप आईएएस का भी मुख्य परीक्षा का पेपर उठाएंगे, जैसे कि अभी आईएएस की मुख्य परीक्षा का जब पेपर होगा, तो जब आप प्रश्न पत्र उठाएंगे और उसके प्रश्न पत्र पे आप जीएस पेपर 2 पे अगर ध्यान देंगे तो वहां भी आपको काफ़ी सारा यहाँ से जो है वो फायदा मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम ये भी जान रहे हैं कि जिस प्रकार से यूपी पीसीएस एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है और जिस प्रकार से यूपी पीसीएस अपने एग्जाम के पैटर्न को और भी ज़्यादा अपडेट कर रहा है, क्वेश्चन पूछने के तरीकों को और ज़्यादा अपडेट कर रहा है, तो हमें तैयारी जो है और बेहतर करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो लाइक शेयर करते रहिए और लाइक शेयर करते हुए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो है भैया सभी को बुला लो यार। ठीक है। शनिवार का दिन है, सभी को बोलो कि फटाफट 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 जो है वो जुड़ जाए। ठीक है। प्रशांत, सत्य प्रकाश यादव, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। उत्कर्ष, प्रीति, एंजॉय कर रहे हो ना आप लोग, मजा आ रहा है। अच्छा, शाम को 4 बजे जो है ज्योग्राफी हम भूगोल पढ़ा रहे हैं भैया आप लोग को। अब भूगोल में हम कल हिमालय और परसों हिमालय, 2 दिन जो है हम हिमालय की चर्चा किए हैं और इतने फैक्ट पे हम बात किए हैं, तो एक बार उस रिकॉर्डेड सेशन को भी जो है स्पीड मोड में लगा के देख लो, है ना। बहुत छोटी छोटी और बारीक सी बातें हैं। ठीक है। तो ये सब देखते रहो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि आप जानते हैं ना कि एक छोटा सा छोटा घाव को अगर आप समय पर उसको नियंत्रित ना करें तो भैया नासूर बन जाता है, कैंसर बन जाता है। तो हमें उसको समय रहते ही क्या करना है, नियंत्रित करना है। ठीक है। चलें, तो भैया ये कुछ जानकारी है जो कि मैं आपके साथ साझा कर दे रहा हूँ। दोस्तों ये विजेता स्कॉलरशिप टेस्ट है, कल 26 दिसंबर को ये स्कॉलरशिप टेस्ट होगा सुबह 10 बजे। तो इसका आप लाभ उठा लीजिएगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है वो क्लासेस तो करना चाहता है और क्लासेस करने के लिए मान लीजिए पैसा वैसा नहीं है, लेकिन उसको पता है कि हमें क्लास तो करना ही है। दूसरा चीज़, जिस प्रकार से कोविड का ये ओमिक्रॉन नाम से ही कैसा लगता है ना, मतलब एकदम लगता है कि कोई पढ़ा लिखा कोई वायरस है ना। ओमिक्रॉन मुंहों बोलने में ऐसा लगता है कि कोई गरीब वरीब आदमी होगा तो वो क्या सोचेगा, भैया ये बड़े लोगों का है, अमीर लोगों का। वैसे अगर हम बात करें कोविड के बारे में, तो कोविड की जो बीमारी है वो अमीरों की ही बीमारी थी। ये अमीर जो है घूमने गए कहाँ, विदेश, और वहाँ से उठा लाए। और जब ये विदेश जाते हैं तब वहाँ से टांग लाते हैं कोई ना कोई बीमारी, और उसके बाद मरता कौन है, गरीब मरता है। ठीक है। तो ओमिक्रॉन बीमारी जिस प्रकार से फैल रही है ना, और कहा जा रहा है कि भाई ये 450 गुना, मतलब इसका जो स्प्रेडिंग रेट है वो 375% जो है वो ज़्यादा है, ऐसा कई समाचार पत्रों में जो है ये देखने को हमें मिल रहा है। और जैसे कि आज समाचार पत्र आप पलटिएगा, मैंने दैनिक जागरण पलटा तो पहले न्यूज़ में दिखा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने कह दिया है कि भाई जनवरी के पहले सप्ताह से हमारे यहाँ कोई भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी, अब ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बोला, धीरे धीरे और सारे कॉलेजेस, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी बोलेंगे, धीरे धीरे ऊपर से आ जाएगा कि जितने भी कोचिंग है भैया उसको बंद करें। अभी तो ये कहा गया है कि 2 टीका लगाया हुआ जो है उसको फिल्म उलिम देखने दीजिए, उसको कोचिंग करने दीजिए, है ना। लेकिन दिक्कत जो है वो आने वाली है ना। तो हमें क्या करना, सचेत करना है, क्योंकि सरकार का क्या है, सरकार तो लास्ट में कह देगी। जैसे देखें ना कि ऑक्सीजन से काफ़ी लोग मरे, लेकिन सरकार ने अभी जब सदन में, जब विधानसभा में जब पूछा गया कि भैया उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा एक भी लोग नहीं मरे, कोई नहीं मरा हमारे यहाँ तो ऑक्सीजन से, सब स्वस्थ थे, ऑक्सीजन की तो कमी नहीं थी। हम तो ऑक्सीजन सबके मुंह में घुसेड़ दिए थे कि भैया जी जाओ जी जाओ जी जाओ, कोई ऑक्सीजन को। ये सब तो विपक्ष की चाल है। तो सरकार वकार का कोई भरोसा नहीं भाई। अपना जान, अपना जहान, अपना परिवार सब आपके हाथ में है। ठीक है ना। अपना ध्यान सब जो है, ठीक है ना, सब अपने ही अपना ख्याल रखिए, है ना। सब भगवान भरोसे, ठीक है ना, सब भगवान भरोसे। जीवन बस चल रहा है, चल रहा है। ठीक है। अच्छा, जब भी इस टाइप का जो मुद्दा आता है तो काम क्या कर देते हैं, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ये हो, तुम वो हो, इस पर लेके आ जाते हैं और सारा का सारा मुद्दा जो है, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, दबा रह जाता है। ठीक है। जैसा कल हमने बात भी किया था कि राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष ने ये कहा कि जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारी क्षमता, उस हिसाब से हम मीटिंगों नहीं कर रहे हैं। तो चल रहा है सब कुछ, सब भगवान भरोसे। तो अब जिसको लग रहा है कि मुझे सर क्लास करना है, पैसा नहीं है, तो ये जो कोड है इसको कहीं अपने दीवार पे, जहां भी आपका स्टडी टेबल है ना, वहां लिख दो बड़े बड़े से गजनी स्टाइल में। जैसे गजनियां लिखता था ना सब जगह कि कुछ भूले ना, वैसे गजनी स्टाइल में लिख दो। और जैसे आपसे कहे अनलॉक कोड लगाओ, फट से लगा दो। जैसे आपसे कहे अच्छा रेफरल चाहिए,
ऑफ चाहिए, फट से लगा दो। अगर रैंक 1 लाते हो ना दोस्त, कोड यही यूज करना, तो 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा, 1 साल फ्री में पढ़ो। रैंक 2-3 लाते हो तो 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगा, फ्री में पढ़ो। रैंक 4 to 25 लाते हो तो 25% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ठीक है, नया नंबर और नया आईडी जो है वो क्या करना है, यूज करना है। मैक्सिमम मार्क्स 200, ड्यूरेशन 120 मिनट और गलत उत्तर पर 0.33 आपका कट जाएगा। मेंस टेस्ट सीरीज है 26 दिसंबर, कल ऐसे का टेस्ट होगा 9:30 से 12:30, मन करे तो दे दीजिएगा, बाकी आप समझदार हैं। चलिए अगला, मैंने कहा ना कि जब भी सरकार के ऊपर कुछ प्रश्न होता है तो सरकार क्या कर देती है, हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देती है। सरकार क्या कर देती है भैया, हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देती है। कर दिया हिंदू मुस्लिम। हरिद्वार में क्या किया, हिंदुत्व लीडर एट हरिद्वार इवेंट कॉल फॉर मुस्लिम जीनोसाइड। तो ये आपको दिख रहे हैं गेरुआ वस्त्र में कुछ है ना, हिंदुओं के, ठीक है ना। अब क्या किया है, मुस्लिमों के जीनोसाइड पर बात कर रहे हैं, हेट स्पीच की बात हो रही है। हेट स्पीच को समझना है, सांप्रदायिकता को समझना है, ठीक है ना। सांप्रदायिकता को समझना है तो आप रुद्रा, ये टेस्ट कल 26 तारीख को होगा। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना लेना भाई, और कोड डाउनलोड करने के बाद आपसे एक कोड मांगेगा, कोड मैंने एकदम लिखवा दिया है, ठीक है ना। अनूप 10 कोड का यूज कर लेना, और जो भी टेस्ट सीरीज होंगे, जो भी स्कॉलरशिप टेस्ट होंगे, 2 स्कॉलरशिप टेस्ट हैं, एक तो ये, दूसरा एक करंट अफेयर्स के नाम से स्कॉलरशिप, मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे होता है। तो करंट अफेयर्स में तो वहाँ आपको 2 साल पे 25% मिलेगा, ठीक है। तो इस सबका लाभ उठाइए। अच्छा, कल मैंने जब इंडियन सोसाइटी की क्लास की थी आपके साथ, है ना, सभी लोगों ने इंडियन सोसाइटी की क्लास देखी होगी, तो वहाँ मैंने एक बात किया था कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता के ऊपर, ठीक है। इंडियन सोसाइटी से ये टॉपिक है, अगर आप पूछें कि कहाँ से संबंधित है, तो जीएस पेपर 1 से। कहाँ से, भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी से। एकदम डिटेल में बात करें ना, सुनने के लिए तैयार हो, हाथ जोड़ के बैठ जाओ, एकदम से, एकदम ऐसे ही से हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ के बैठ के एकदम सुनते रहो, ठीक है। कल जब हम इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे थे, सांप्रदायिकता के बारे में हम बात कर रहे थे, तो सांप्रदायिकता के बारे में हमने क्या कहा कि एक धर्म का व्यक्ति जो है वो क्या करता है, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है, और ये समझता है कि सामने का जो धर्म है वो धर्म किसी काम का नहीं है, बेकार है। जब हम अपने समाज में जानते हैं, आप हो चाहे हम हो, कोई भी, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज बनता है ना। अब हम समाज में जब जाते हैं, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम है मोहन, और कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है अली, है ना। अब मोहन जो है, अगर ऐसे एरिया में जाता है जहां देखता है कि बहुत सारे मुस्लिम हैं, तो वो अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगता है। उसको कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, उसको किसी ने कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में ये बन चुका है कि मैं मुस्लिम एरिया में आया हूं तो मैं इनसिक्योर हूं। अली मान लीजिए किसी ऐसे क्षेत्र में जाता है जो कि पूरा हिंदुओं का क्षेत्र है, और वो दरवाजा खटखटाता है, मान लीजिए कि रहने वाला लखनऊ का है, और अभी जो मास्टरों की नियुक्ति हुई है उत्तर प्रदेश में, मान लीजिए उसकी पोस्टिंग हो गई है कहाँ, मथुरा में। अब मथुरा में वो जाता है, स्कूल में ज्वाइनिंग करता है, उसके बाद फ्लैट ढूंढता है, दरवाजा खटखटाता है, तो उससे पूछा जाता है नाम क्या है बाबू आपका, तो बोला अली। तो रूम खाली होने के बाद उसको क्या कह दिया जाता है कि भैया रूम खाली नहीं, ठीक है, क्या कह दिया जाता है, रूम खाली नहीं है। तो ये जो 2 धर्मों के बीच में जो ये भेद है, या हमारे दिमाग में जो एक विकृति बन चुकी है कि ये धर्म अच्छा है, ये धर्म खराब है, मेरा धर्म अच्छा है, मेरा धर्म सुपीरियर है, ठीक है। और हम एक धर्म के व्यक्ति जब दूसरे धर्म के साथ जब घृणा करने लगते हैं, और छोटी छोटी बातों पर जो है वो क्या हो जाता है, मनमुटाव शुरू हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे जब तनाव शुरू हो जाता है, और यही आगे चलकर क्या बन जाता है, दंगे का जो है वो रूप धारण कर लेता है, ठीक है ना। यही जो है वो क्या करता है कि दंगे का जो है वो रूप धारण कर लेता है। सांप्रदायिकता के बारे में जब मैंने कल की बातों में, कल की क्लास में थोड़ा सा डिटेल में चले ना, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को। सांप्रदायिकता को शॉर्ट में हम लोग एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस हेट स्पीच पे आते हैं, और करंट इशू क्या क्या है सांप्रदायिकता पर, इस पर हम बात करते हैं। एक बार कमेंट करके बता दो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझा जाए डिटेल में। तो जब सांप्रदायिकता के बारे में कल के मैं टॉपिक में इंडियन सोसाइटी की क्लास में जब मैं बात कर रहा था, 11 बजे इंडियन सोसाइटी की क्लास आती है, जीएस पेपर 1, काफ़ी डिटेल में हम लोग मेंस के हिसाब से जो है उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं, तो सांप्रदायिकता की फिर होती है कि भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या भारत में सांप्रदायिकता पुराना है ना। तो भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत की बात करें दोस्तों, तो 1857 से अगर हम देखें,
1857 की जब क्रांति हुई थी तो 1857 का जो विद्रोह कहें या क्रांति कहें, तो आपने देखा था कि उसमें चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी मिलकर जो है वो अंग्रेजों का विरोध किए थे। अंग्रेजों को समझ में आ गया था भैया कि जब तक इन मुस्लिम और हिंदुओं को तोड़ा ना जाए तब तक भारत में जो है शासन स्थापित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब बहुसंख्यक कौन थे? हिंदू थे। अंग्रेजों ने क्या किया, जितनी भी सरकारी नौकरियां थी या जो भी शिक्षा का क्षेत्र था वहां हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा तरजीह देना शुरू कर दिया। जो मुस्लिम प्रबुद्ध वर्ग था उन्हें लगा कि भाई हर जगह जो है वो हिंदू देखने को मिल रहे हैं, मुस्लिम तो कहीं दिख नहीं रहे, है ना। 1860 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा होती है और सर सैयद अहमद खान जो है वो इस विचारधारा के साथ आते हैं कि हमें जो हमारी जो शिक्षा है, जो धार्मिक शिक्षा है, उसके साथ साथ हमें आधुनिक शिक्षा देने की भी जरूरत है। और उन्होंने इस बात की वकालत की, अपने जितने भी मुस्लिम धर्म के जितने भी प्रबुद्ध लोग थे उनके साथ चर्चा की, उनके साथ मंत्रणा की, और मंत्रणा करने के बाद ये कहा कि समय की मांग है, क्योंकि अगर समाज में आपको सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से आगे बढ़ना है, जब श्रेष्ठ बढ़ना है, तो आपको आधुनिक शिक्षा को तो ग्रहण करना ही पड़ेगा, आधुनिक शिक्षा को जानना पड़ेगा ही। हमें क्या होना पड़ेगा, पुराने जो भी हमारे धार्मिक जो भी शिक्षा है उनसे आगे बढ़ना पड़ेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है कब? 1860 में। ठीक है, उसके पहले अगर हम 1800 उसके बाद हम देखें, ठीक है ना, सारा जो है वो चलता रहता है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे 1880, ठीक है ना, धीरे धीरे जो है जितने भी मुस्लिम प्रबुद्ध वर्ग थे उनको ये लगने लगा कि मुस्लिमों को जो है वो आगे बढ़ाना होगा, तो आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ स्पेशल इनके साथ ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक है, अंग्रेज जो है वो यही चीज चाहते थे। उन्होंने धीरे धीरे जो है वो मुस्लिमों को जो है वो समर्थन देना शुरू किया, और समर्थन देने के साथ साथ जो है उन्हें क्या कहा कि आप कोशिश करो, हम आपको समर्थन दे रहे हैं। 1885 कांग्रेस बना। 1885 में जब कांग्रेस बना उसके बाद जो मुस्लिम प्रबुद्ध वर्ग था उनको ये लगने लगा कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी है, हिंदू हितैषी है, तो हमें इनके साथ ज्यादा जुड़ना नहीं। ठीक है, और ये जो सांप्रदायिकता का जो एक चरण था, वो चरण क्या था? ये चरण जो था वो आपका जो लिबरल फेज था, है ना, नरमपंथी जो एक चरण था, ये चरण था। ठीक है, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता रहा। 1905 बंगाल विभाजन, 1909 पार्लियामेंट सुधार, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि धर्म के आधार पर जो निर्वाचन व्यवस्था की बात की गई। ठीक है, तो धीरे धीरे ये सब बढ़ता रहा। उसके बाद हम जैसे जैसे 1932, ठीक है, कम्युनल अवार्ड, और उसके बाद आगे 1937 जब बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे चरम आपका जो नरमपंथी जो था वर्ग, उससे अब क्या बन गया, आपका चरमपंथी जो है फेज जो है उसका उदय होने लगा। और अब जो बातें शांति से हो रही थी वो सारी बातें जो हैं वो दंगे के रूप में, सारी बातें जो हैं विवाद के रूप में देखने को मिला। 1946 आपको याद ही होगा, बंगाल में जो दंगा हुआ। 1947 भारत विभाजन आपको देखने को मिला, और इसके बाद हमें सांप्रदायिकता देखने को मिल रही है। ठीक है ना, केवल मुस्लिम ही धर्म को नहीं, हिंदू धर्म में भी हमने देखा कि हिंदू महासभा बना, आरएसएस बना। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग विचारधाराओं के साथ, ठीक है ना, अलग अलग विचारधाराओं के साथ जब लोगों ने, जो प्रबुद्ध वर्ग था, ठीक है, उन्होंने ये देखा कि हमें अपने धर्म को लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है, और अपने धर्म को आगे लेकर बढ़ने के क्रम में उन्होंने ये कहा कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, चाहे वो मुस्लिम बुद्धिजीवी है चाहे हिंदू मुस्लिम बुद्धिजीवी है। तो हुआ क्या, सांप्रदायिक घटनाएं देखने को मिली। और ये सांप्रदायिक घटनाएं केवल हिंदू और मुस्लिमों में आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना, ये सांप्रदायिक घटनाएं जो हैं आपको अन्य धर्मों में भी देखने को मिलेगा। 1984 आपको याद होगा, जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जो एसिनेशन हो गया रहा है, हत्या हो जा रहा है। ठीक है, सिख धर्म से संबंधित। ठीक है, उसके हाल फिलहाल में अभी आप देखें तो बहुत सारे, उत्तर प्रदेश में ही देखें तो मुजफ्फरनगर का दंगा, आजमगढ़ का दंगा, मऊ का दंगा, ये सारे दंगाएं आपको देखने को मिलेंगी। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, जस्ट तुरंत की अगर हम बात करें तो मॉब लिंचिंग की घटनाएं आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रही होंगी,
है ना। जैसे कि उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें तो अभी हमने अमृतसर में देखा, पंजाब में करनाल में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है वो मॉब लिंचिंग की घटना देखने को मिल रही है। तो ये जो भी घटना है, हाँ सोसाइटी क्लासेस 11 बजे है, ठीक है, 11 बजे सोसाइटी की क्लासेस है, उसको जरूर देखा कीजिए, काफी डिटेल में हम वहां चर्चा करते हैं। तो ये जो हम सांप्रदायिकता जो भी देख रहे हैं, सांप्रदायिकता आया कहां से? एक धर्म के लोगों के द्वारा दूसरे धर्म को नीचा दिखाना क्यों? ठीक है, तो इसी में अगर हम बात करें, ठीक है, ठीक है ना, इसी पर अगर हम बात करें तो हम क्या देख रहे हैं, बिल्कुल वो जो सिख वाला 1984 का दंगा हमने उसके बाद देखा कि किस प्रकार से सिखों को जो है वो सामूहिक नरसंहार किया गया, है ना, गलत है। तो वही है ना कि एक धर्म के लोगों के दूसरे धर्म के प्रति जो है बरगला देना और उसके बाद ये नहीं देखना कि इसके परिणाम क्या होंगे। तो ये सांप्रदायिकता जो है, महाराष्ट्र में हमने देखा था मॉब लिंचिंग, जहां साधुओं को मार दिया गया था। झारखंड में हमने देखा कि जहां एक मुस्लिम लड़के को जो है वो पोल में बांध कर मार मार के मतलब मार ही दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने, याद होगा सिंधु बॉर्डर की वो घटना आपको याद होगी, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस समय एक व्यक्ति को जो है वो हाथ पैर काट के जो है वो पुलिस के बैरिकेड पे जो है वो लटका दिया गया था, जो हरियाणा और दिल्ली का जो सिंधु बॉर्डर है उस पर, है ना। तो ये सारी घटनाएं जो हम देख रहे हैं। तो ये जो भी घटनाएं हैं, इन घटनाओं की शुरुआत कहां से होती है? घटनाओं की शुरुआत के लिए क्या है कि एक धर्म के जो लोग हैं वो दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं या दूसरे धर्म के खिलाफ जो है वो कुछ ऐसे अनर्गल बात करें जिससे कि क्या हो कि धार्मिक कट्टरवाद को जो है वो बढ़ावा मिले और धार्मिक कट्टरवाद कहीं ना कहीं जो है वो क्या करे, दंगे का जो है वो रूप ले ले। अब हाल फिलहाल में हम देखें कि 2-3 दिन पहले जो है उत्तराखंड के हरिद्वार में जो है एक सम्मेलन हुआ जिसमें हिंदू धर्म के जितने लोग हैं वो इकट्ठा हुए, और उसमें एक रिजवी साहब थे जिन्होंने भी तुरंत तुरंत जो है वो त्यागी जी बन गए हैं, आपको याद ही होगा, है ना, वसीम रिजवी, जो कि अब कुछ त्यागी करके बने हुए हैं, धर्म उन्होंने बदल लिया है। सभी लोग जो हैं वो वहां बैठे और उसके बाद बैठने के बाद जो है वो मुस्लिम धर्म के खिलाफ जो है वो बोलना शुरू कर दिए, जीनोसाइड के बारे में बात करने लगे, ठीक है। और इन्होंने बोल तो दिया, किस लिए बोला, ठीक है, इन्होंने अपनी बातें बोल तो दी, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा इसके ऊपर तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने क्या कह दिया, ये जो बोल कर क्या कर रहे हैं भाई, समाज में जो ये टाइप के जो नेता नेताड़े उनकी बात छोड़िए, हम जहां आम नागरिक हैं, ठीक है, कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया कि फलाना हिंदू है, हम मुस्लिम हैं, ये हैं वो हैं, हम तो कभी ध्यान नहीं दे रहे, हम तो चुपचाप शांति से रह रहे हैं। लेकिन जब हमारे कान में कोई आकर फूंक देता है, ठीक है, अच्छा तुम हिंदू हो, मुस्लिम ऐसे होते हैं, तो ना चाहते हुए भी हमारे दिमाग में कोई ना कोई जहर जो है भर दिया, ठीक है। और कोई भी ऐसी घटना होगी तो हम कहेंगे कि मुस्लिम तो होते ही ऐसे हैं, कोई ना कोई घटना होगी तो वो कहेंगे हिंदू तो ऐसे ही होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम क्या देख रहे हैं, इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं वो घटनाओं क्या कर रही हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं। अब जब हरिद्वार में इस प्रकार के जो उत्तराखंड के जो ये जितने भी धार्मिक नेता हैं, इन्होंने जब बोला तो इनके ऊपर क्या कर दिया गया, एफआईआर किया गया। और एफआईआर क्यों किया गया, क्योंकि कहा गया कि ये क्या कर रहे हैं, दो धर्मों के बीच में शत्रुता बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये पूरा मामला समझते हैं, जो ये मीटिंग हुई थी, तो अब हम देखें तो सामान्य तौर पर यह उन शब्दों को संदर्भित करता है, किसको, हेट स्पीच, है ना, हेट स्पीच। हेट स्पीच मतलब, हेट का मतलब क्या होता है, आई हेट यू सुनते हो ना, ठीक है, मतलब नापसंद करने वाला या कोई भी ऐसा, ठीक है, जिससे कि उसकी नापसंदगी जाहिर हो। तो इसका इरादा क्या होता है कि किसी विशेष समूह के प्रति घृणा पैदा करना, और यह समूह एक समुदाय, धर्म या जाति हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप हिंसा होने की संभावना जो है वो होती है। और हेट स्पीच के बारे में अगर हम बात करें तो हेट स्पीच का मतलब ये नहीं है कि एक धर्म के द्वारा दूसरे धर्म के बारे में बोला गया, एक जाति के द्वारा दूसरे जाति के बारे में भी बोल दिया जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा बिहार में जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं मांझी जी, उन्होंने क्या कहा, ब्राह्मणों के बारे में अनर्गल बातें की, अश्लील बातें की, गाली दे दी। उन्होंने हिंदू देवी देवता जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा के ऊपर जो है वो टीका टिप्पणी कर दी। अब इससे क्या होगा कि जो ब्राह्मण जाति के जो लोग होंगे या जो हिंदू होंगे वो सीधे क्या करेंगे, जिस जाति से वो आते हैं, मांझी जाति से, उनके खिलाफ क्या हुआ, अब तो वो अपना क्या कर रहे थे, जो शेड्यूल कास्ट है उनको अपने तरफ इकट्ठा करने के लिए क्या कर रहे थे कि उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दे दी, ठीक है। अब शेड्यूल कास्ट उनके तरफ इकट्ठा होगा कि नहीं होगा वो तो आगे की बात है, वो भविष्य की बात है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया
कि ब्राह्मण जाति और शेड्यूल कास्ट के बीच में क्या करा दिया, टकरार करा दिया। अगर कहीं हिंसा हो जाती है, मान लीजिए कि उस उनके बोलने के फलस्वरूप अगर कोई ब्राह्मण अगर किसी शेड्यूल कास्ट के साथ हिंसा करता है तो मांझी जी के ऊपर तो कुछ नहीं होगा, मांझी जी तो अपना बकबक करके निकल लिए, है ना। सेम जो ये हरिद्वार में जो नेताओं ने ये नौटंकी किया है, और इसके बाद इन्होंने अगर कहीं कोई हिंसा हो जाती है, ठीक है ना, समझ ही रहे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि हम क्या देख रहे हैं कि सारी पार्टियां जो हैं वो क्या कर रही हैं, या तो धर्म के नाम पर या तो जाति के नाम पर समीकरण बनाने में लगी हुई हैं, है ना। कोई पीला टोपी, कोई लाल टोपी, कोई हरा टोपी, कोई नीला टोपी, कोई भगवा टोपी, कोई सफेद टोपी, अलग अलग प्रकार के टोपियों के नाम पर जो है वो जनता को जो है वो टोपी पहना रही है ना। हम इनके नेता हैं, हम उनके पुरोधा, हम ये हम वो हैं, लेकिन काम क्या हो रहा है भाई, जनता गई साइड, निजी जो है क्या हो, है ना। निजी रूप से हम क्या देखें कि निजी रूप से हम क्या देख रहे हैं कि वो केवल अपना विकास देख रहा है, समाज का विकास कहीं से नहीं देख रहा है, ठीक है ना। तो हेट स्पीच क्या है कि हेट स्पीच के माध्यम से हम क्या कह रहे हैं कि किसी जाति या किसी धर्म के विरोध जो है वो घृणा फैला देना, और घृणा का जो परिणाम है वो क्या होगा, हिंसा होगा। तो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने जो है साइबर उत्पीड़न के मामले में जांच एजेंसियों के लिए एक मैनुअल प्रकाशित किया है, जिसमें हेट स्पीच को एक ऐसी भाषा के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी व्यक्ति की पहचान और अन्य लक्षण जैसे कि यौन हिंसा, जैसे कि आप ये हेट स्पीच ये भी नहीं है कि केवल जाति और धर्म, लैंगिक रूप से भी आप देखेंगे, जैसे किसी महिला के बारे में जो है कुछ अनर्गल बातें कर दी जाती है, और ये नहीं सोचा जाता है कि महिला के बारे में जो कोई अनर्गल बातें की जा रही हैं, है ना, उससे क्या हो रहा है कि जाने अनजाने में जो है वो महिला की स्वतंत्रता जो है वो क्या हो जा रही है, छीन ले जा रही है। जैसे होता है ना, बहुत सारे धार्मिक नेता होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं, वो सीधे कह देते हैं महिलाओं को जो है वो ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, महिलाओं को जो है ये मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने अपना, अभी जैसे कि आपको याद होगा कि 21 साल और 18 साल की शादी पर जब बात हो रही थी, जब सरकार के द्वारा से हुआ कि लड़कियों की शादी की उम्र जो है 18 साल से 21 साल हो जाए, तो कई लोग जो है इस पर टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिए कि भाई 18 साल की जगह पे 21 करेंगे तो लड़कियां जो होंगी आवारा बन जाएंगी, है ना। तो इस टाइप से जो है, ठीक है ना, इस टाइप से अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो इस टाइप की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, लैंगिक रूप से भी हम क्या कर रहे हैं, भेद उत्पन्न कर रहे हैं, कहां, समाज में, है ना। अब लड़कियां जो है वो क्या हो, आपके समाज में सुरक्षित होंगी, नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि अब लड़कियां अगर जींस पैंट पहन के अगर बाहर जा रही हैं, ठीक है, तो नेताजी ने तो अपनी टिप्पणी कर दी, परिणाम क्या देखने को मिलेगा, समाज में जो है उसकी स्वतंत्रता जो है वो छिन जाएगी, घर से लोग उसको निकलने नहीं देंगे, कहीं ना कहीं उनके पेरेंट जो है वो अपने बेटियों को लेकर जो है वो असुरक्षित जो है वो महसूस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है ना, इसके अलावा अगर हम बात करें तो विकलांगों को लेकर धर्म आदि के आधार पर उसे बदनाम या अपमान या धमकी या लक्षित करना जो है वो हेट स्पीच के संदर्भ में आता है। कभी कभी आयोग आपसे सीधे पूछ लेता है कि हेट स्पीच को आप संक्षिप्त में समझाइए, 50 वर्ड में, 100 वर्ड में, तो आप हेट स्पीच को समझा सकते हैं कि हेट स्पीच है क्या। अब हम बात कर रहे हैं कहां, भारत में, ठीक है। तो भारत का जो विधि आयोग है यानी कि लॉ कमीशन जो है, इसकी एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों, जो कि इनकी 267वीं रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में जो है वो हेट स्पीच के बारे में ये कहा गया कि हेट स्पीच को मुख्य रूप से नस्ल, जातीयता, लिंग, यौन, धार्मिक विश्वास आदि के खिलाफ घृणा को उकसाने के रूप में देखा गया, ठीक है ना। और यह निर्धारित करने के लिए कि भाषा अभद्र है या नहीं, भाषा का संदर्भ जो है एक महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका अपनाता है, ऐसा इसमें कहा गया, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो सबसे बड़ी चुनौतियों के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है, स्वायत्ता की चुनौती है, मुक्त भाषण की चुनौती है, ठीक है। तो मुक्त भाषण के सिद्धांतों का प्रयोग नहीं करना जो समाज के लिए, किसी वर्ग के लिए हानिकारक हो सकता है। चुनौती क्या है, कैसे किसी को आप रोक सकते हैं कि मत बोलो, वो कहेगा भाई मेरी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, भारतीय संविधान के द्वारा आर्टिकल 19 में मिला है, हम बोलेंगे। लेकिन व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा क्या है कि इस सीमा के बाद वो ना बोले, इसका निर्धारण करना जो है सबसे बड़ी जो है वो चुनौती है ना। अब किसी व्यक्ति ने किसी धर्म के खिलाफ कुछ बोल दिया, किसी व्यक्ति ने किसी लिंग के खिलाफ किसी बोल दिया, किसी व्यक्ति ने किसी के विकलांगता के खिलाफ किसी को बोल दिया, किसी व्यक्ति ने किसी की जाति के खिलाफ बोल दिया, ठीक है, और उसके बाद वो कहे कि मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो इस समय कानून के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या बनी हुई है, कानून के सामने सबसे बड़ी समस्या ये बनी है, सबसे बड़ी चुनौती क्या बनी है कि इसकी सीमा निर्धारित की जाए, ठीक है ना।
इसके अलावा बात करें तो विचारों की बहुलता को बढ़ावा देने के लिए मुक्त भाषा आवश्यक है, जहां अभद्र भाषा अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अपवाद बन जाती है। अब ये भी बात करें तो फिर आप कहेंगे कि सर इस पर रोक लगानी चाहिए, है ना। तो भैया अगर इस पर रोक लगा दिया जाए तो आर्टिकल 19(1) जो आपको स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता दे रहा है, फ्रीडम टू स्पीच दे रहा है, उसके ऊपर रोक लग जाएगा। ठीक है। और अगर किसी को मुक्त विचार रखने की स्वतंत्रता नहीं देंगे तो फिर बोलेंगे कि नई बातें आएंगी कैसे। जैसे कि कल मुझसे एक स्टूडेंट ने ये पूछा कि सर अभी जो हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि एक IAS अधिकारी हैं, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि कन्यादान, ठीक है ना, उन्होंने मना कर दिया था ना अपने पिता से कि कन्यादान ना दिए, कन्या कोई दान करने की चीज नहीं है, कोई वस्तु थोड़ी है कि आप उसको दान कर रहे हैं। और ये जो कन्यादान का कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर टीका टिप्पणी शुरू हुई इन IAS अधिकारी के द्वारा अपने विवाह में कन्यादान को रोकने के बाद नहीं, क्योंकि साल भर से जो है इस पर काफी विचार चल रहा है कि कन्या का क्या दान करना चाहिए, या भारतीय समाज में, हिंदू समाज में जो कन्या को दान किया जाता है वो कहां तक सही है। तो स्टूडेंट का कल रात को हमें यही मैसेज था कि सर इस पर आपके विचार क्या है। तो मैंने कहा ये मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर मैं विचार अगर आप कहोगे एक शब्द में देना या 2 शब्द में देना तो बहुत ही, इस मुद्दे के साथ अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि कहीं ना भी मतलब इस मुद्दे को समझाना जो है, मतलब इस पर विचार होना चाहिए, है ना, कि क्या कन्या दान करने की चीज है, या भारतीय रीति रिवाज में कन्यादान की जो प्रथा है वो प्रथा है क्या, उसको समझना होगा, दोनों पक्षों को समझना होगा। और दोनों पक्षों को समझने के लिए चर्चाएं तो होनी चाहिए ना। और ये चर्चाएं कहां से हो रही हैं, ये चर्चाओं का जो परमिशन दिया है कहां दिया है, भारतीय संविधान ने इस पर परमिशन दिया है कि आप इस पर चर्चा कीजिए। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, अब जहां हम कन्यादान की बात कर रहे हैं और कन्यादान पे जहां ये बात, जैसे कि मान लीजिए किसी ने कहा सीधे कि हम कन्यादान नहीं होने देंगे, हम कन्या हैं या हम अपनी बेटी को दान थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि कोई धर्म का जो इसमें पंडित बैठा हुआ, कोई धार्मिक गुरु हो, सीधे क्या करे, कोई टीका टिप्पणी कर दे उनके ऊपर, और टीका टिप्पणी करने के बाद पता चला कि किसी भी प्रकार का हिंसा का शिकार होना पड़े, तो ये भी समस्या है। तो इन सारे चीजों को भी जो है वो, ठीक है ना, समझने की आवश्यकता है। जैसे रुद्रा लिख रहे हैं कि सर ये कन्यादान नहीं गोत्रदान है, तो मैंने वही कहा ना कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, हम हिंदू धर्म से हैं तो हम हिंदू धर्म के अपने विचार वो करेंगे कि भाई हम कन्या का दान नहीं कर रहे, हम एक गोत्र से दूसरे गोत्र में जो है वो दान कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद महिला का जो गोत्र है वो बदल जाता है, तो फिर बात होता है कि केवल महिलाओं का ही क्यों गोत्र बदले, केवल महिला ही अपने सरनाम क्यों चेंज करे। जैसे कि आपको अभी हाल फिलहाल में एक और भी याद होगा, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री ने जब विवाह किया तो उन्होंने क्या किया, महिला का नाम, अपने वाइफ का नाम जो है वो चेंज कर दिया। ठीक है। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है। इन प्रश्नों पर जो है वो विचार करने की आवश्यकता और इस पर और भी सोचने विचारने की आवश्यकता है। ठीक है ना, ये हम एक लाइन में या 2 लाइन में जो हम इसको पूरा नहीं कह सकते हैं कि यही इसका सार है, यही इसका अर्थ है, इसको मान लो। ठीक है। ये चलेगा, ये लंबा चलेगा, ये लंबा चलेगा। ठीक है। अब हेट स्पीच के जो प्रमुख कारण इस पे बात करें तो सबसे पहला होता है श्रेष्ठता की भावना, जो मैं बार बार कह रहा था कि कुछ लोग जो है, जो रूढ़िवादी विचार के जो लोग हैं, वो उनके दिमाग में ये बसा हुआ है क्या कि उनका धर्म, उनकी जाति, उनका लिंग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। जो हिंदू है उनको लगता है कि, ठीक है ना, उनका लिंग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि पुरुष सत्तात्मक समाज। ठीक है ना, उनका धर्म, जो भी धर्म है, उनकी जाति। ठीक है। तो सबसे पहले उनके दिमाग में क्या है कि ये विश्वास बना हुआ है। ठीक है। और एक वर्ग या व्यक्ति का समूह उनसे हीन तथा इसलिए सभी एक समान अधिकार नहीं हो सकता। दूसरा, विशेष विचारधारा के प्रति जो है वो जिद होता है। जैसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के अधिकार की परवाह किए बिना हम देखते हैं कि विशेष विचारधारा को मानते रहने की जो है वो जिद होती है, और उसके माध्यम से क्या है, हेट स्पीच का जो है वो बढ़ावा होता है। हेट स्पीच से संबंधित कानूनी प्रावधान क्या है, तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत हम देखें तो आईपीसी की धारा 153A और 153B, ठीक है ना, ये दोनों समूहों के बीच दुश्मनी तथा नफरत पैदा करने वाले कृत्यों को जो है वो क्या करती हैं, दंडनीय बनाती हैं। वसंत मिश्रा भी लिख रहे हैं कि सर कन्यादान नहीं गोत्रदान होता। मैंने वही चीज कहा, लेकिन शब्द तो कन्यादान ही होता है ना। हमें पता है कि उसके बाद गोत्र परिवर्तित हो जाता है, उसके बाद सरनेम परिवर्तित हो जाता है। तिवारी जी पांडे जी बन जाते हैं, पांडे जी पाठक जी बन जाते हैं, पाठक जी चौबे जी बन जाते हैं, चौबे जी दुबे जी बन जाते हैं, सरनेम चेंज हो गया। गोत्र गौतम है तो सांडिल हो गया, सांडिल हो तो कश्यप हो गया, कश्यप हो गया तो भारद्वाज हो गया, भारद्वाज हो गया तो
अन्य जो भी जितने भी गोत्र हैं इसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। लेकिन फिर से प्रश्न यही उठता है कि केवल कन्याओं का ही गोत्र क्यों बदल रहा है, केवल कन्याओं का ही सरनेम क्यों चेंज हो रहा है, पुरुषों का क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ना कि इस पे बहुत बात करना है, बहुत बात करना है। तो जैसे कहा ना कि एक जिद हो जाती है कि हम सर्वश्रेष्ठ, पितृसत्ता समाज, पुरुष प्रधान समाज, ठीक है। आईपीसी की धारा 295 ए क्या कहता है कि ये कहता है कि यह धारा जो है वो क्या कहता है कि अगर जानबूझकर किसी के साथ दुर्भावना के इरादे से किसी एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए कोई कृत्य किया जाता है तो कृत्य क्या हो जाएगा, आपका दंडनीय हो जाएगा। आईपीसी की धारा 505 1 और 505 2 के बारे में अगर हम बात करें तो यह धारा क्या कहता है कि ऐसी कोई भी सामग्री जिसका प्रकाशन और प्रसार किया जाए जिससे कि क्या हो कि किसी धर्म के बीच में जो है या किसी समूह के बीच में जो है वो घृणा फैलाना, द्वेष फैलाना, ठीक है ना, इस पर काम करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये अपराध माना जाएगा। जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जनप्रतिनिधि अधिनियम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 8 जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के दोषी व्यक्ति को जो है वो चुनाव लड़ने से क्या करता है, रोकता है, इस पर रोक लगाता है, ठीक है। आरपीए की धारा यानी कि आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 123(3)A और 125 जो है वो क्या बात करता है, ये सीधे कहता है कि चुनाव के संदर्भ में जाति, धर्म, समुदाय, जाति या भाषा के आधार में किसी भी प्रकार को अगर दुश्मनी बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो इसे भ्रष्ट चुनावी कृत्य के अंतर्गत जो है वो शामिल किया जाएगा, ठीक है। आईपीसी में बदलाव के लिए क्या क्या सुझाव दिया गया है, तो एक विश्वनाथ समिति बनी थी 2019 में, और विश्वनाथ समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, लैंगिक पहचान, यौन, जन्म स्थान, निवास, भाषा, विकलांगता या जनजाति के आधार पर अपराध करने के लिए उकसाने हेतु आईपीसी की धारा 153C और धारा 505A का इन्होंने प्रस्ताव रखा, और इसने 5,000 रुपए के जुर्माने के साथ 2 वर्ष तक की सजा का प्रस्ताव रखा। किसने? विश्वनाथ समिति ने, ठीक है ना, ठीक है ना। बेज बरुआ समिति 2014 की बात करें तो इसने आईपीसी की धारा 153C, ठीक है ना, बेज बरुआ समिति जो कि इस पर बनी थी, ठीक है, तो इसने क्या किया कि आईपीसी की धारा 153C जो कि क्या बात करता है कि मानव गरिमा के लिए हानिकारक कृत्यों को बढ़ावा देने का जो प्रयास किया जा रहा है इसमें संशोधन कर 5 वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों तथा धारा 509A जहां शब्द, इशारा या कार्य किसी विशेष जाति के सदस्य का अपमान करने का इरादा हो में संशोधन कर 3 वर्ष की सजा या जुर्माना देने का जो है वो प्रस्ताव किया गया, ठीक है। अब हेट स्पीच से संबंधित कुछ मामले अगर हम बात करें जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिए हैं, तो हम क्या देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्वतंत्र अभिव्यक्ति यानी कि फ्री की सीमाओं और हेट स्पीच पर चर्चा करते हुए कहा गया कि ऐतिहासिक सत्यता यानी कि जो भी हिस्टोरिकल ट्रूथ है, ठीक है ना, उसका वर्णन करने के लिए समाज के भिन्न वर्गों या समुदायों के मध्य किसी भी प्रकार का घृणा या खुलासा किए जाने का, ठीक है, अगर प्रोत्साहन किया जाता है, ठीक है, तो ये आपके हेट स्पीच के संदर्भ में आएगा। एक मामला है दोस्तों आपका श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का। तो संविधान के अनुच्छेद 19(1)A द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के संदर्भ में जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के संबंधित मुद्दे उठाए गए थे, जहां न्यायालय ने चर्चा, वकालत और उत्तेजना के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि पहले 2 तत्व यानी कि चर्चा और वकालत अनुच्छेद 19A का जो है वो हिस्सा है। अरूप भुइयां बनाम असम राज्य का जो मामला था, इस पर न्यायालय ने जो है वो क्या कहा था कि एक कृत्य के लिए तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई व्यक्ति हिंसा का सहारा नहीं लेता या किसी अन्य व्यक्ति को हिंसा के लिए उकसाता नहीं, ठीक है। एस रंगराजम बनाम पी जगजीवन राम का ये मामला है, ठीक है ना, और इस मामले में न्यायालय ने क्या कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तब तक प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता जब तक इस तरह की स्थिति के द्वारा जो है वो समुदाय जनहित के लिए जो है वो खतरनाक ना हो जाए, जिसमें यह खतरा हो कि दूरस्थ, ठीक है ना, मतलब किसी भी प्रकार का जब तक खतरा ना हो जब तक उसको क्या किया जा सकता है कि इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। तो ये आपका ये टॉपिक रहा है ना। चलिए अभी आगे और भी टॉपिक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पसंद आ रहा होगा, है ना। रुद्रा कह रहे हैं सर ये स्वेच्छा से होता है, कुछ लोग जो है अपनी पत्नी का भी सरनाम लगाते हैं। तो ये आधुनिक समय में ना कुछ लोग की जो बात कर रहे हैं वो कुछ लोग कहां से, अभी हाल फिलहाल में 2, 4, 5 साल 10 साल, है ना,
तो वही ना, वही तो चीज़ है, वही बदलाव है ना, ठीक है ना, वही बदलाव है। ठीक है, अभी और भी टॉपिक हैं, रुके रहिएगा। अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन भी है, तो उसके लिए भी आप रुके रहिएगा। दोस्तों, इस समय जुड़े हैं आप अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, और अभी तक आपने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कर लीजिए। मैनेज गोल में यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी पे चले जाइए और सर्च कर लीजिए मुझे अनूप उपाध्याय के नाम से, और सर्च करके क्या कर सकते हैं आप, फॉलो कर लीजिए कि जो भी फ्री और पेड क्लासेस है उसका आप लाभ उठा सकें। आपको जो कोड यूज करना है, कोड क्या है, अनूप 10, इस कोड के माध्यम से आप फ्री और पेड क्लासेस का जो है वो लाभ उठा सकें। एंजॉय कर रहे सेशन को। अनअकैडमी के एडवांटेज की बात करें दोस्तों, तो ये एनी टाइम एनीवेयर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर और इन्फ्लुएंसर से क्लासेस करने की, मल्टीपल क्रॉसपॉन्डेंस कोर्सेज का आप लाभ उठा सकते हैं, वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लास का लाभ उठा सकते हैं, अनलिमिटेड क्विजेस का लाभ उठा सकते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट मिलेंगे, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस है। चलिए अगला न्यूज है, स्टालिन गोज ग्रीन बाय लॉन्चिंग जिंडम मंजा पपई स्कीम। ठीक है, ये तमिलनाडु से न्यूज़ है, थोड़ा सा नाम आप समझ ही रहे हैं, साउथ का नाम है तो थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। तो मिंदम मंजा अपई योजना जो है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो है एमके स्टालिन, करुणानिधि के पुत्र हैं, इन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो है वो बैन लगाने के लिए, अब ये टॉपिक अगर हम बात करें तो ये टॉपिक कहाँ से हो गया आपका, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित ये टॉपिक हो गया। कहाँ से हो गया, जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, और प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में जीएस पेपर बनकर ये टॉपिक आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। फटाफट शेयर भी करते रहिए, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, है ना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाली हर क्लासेस का लाभ आपको समय पर मिलता रहे। चलिए, तो सिंगल यूज प्लास्टिक पे इन्होंने बैन लगाया, और उसके जगह पे इन्होंने कहा कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक हम करते हैं उसके जगह पे हम क्या करें, जो कपड़े के जो थैलियां होते हैं, कपड़े के जो बैग हैं, उसके का जो है प्रयोग करें। और इसी के उद्देश्य के लिए जो है इन्होंने इस योजना की शुरुआत की, जिसका नाम है मिंदम मंजपई योजना। ठीक है, और तमिलनाडु सरकार की पहले 14 तरह की प्लास्टिक सामग्री पे जो है ये प्रतिबंध लगा चुकी है। आवश्यकता क्यों है, तो दोस्तों प्लास्टिक सामग्री पर हमें प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें तो प्लास्टिक सामग्री पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के प्रभावी होने के लिए परिवर्तन होना महत्वपूर्ण है। सरकार के लिए प्लास्टिक विकल्पों के उपयोग को विनियमित करने, पुनः चक्रण में सुधार करने और बेहतर अपशिष्ट पृथक्करण प्रबंधन जैसी नीतियों जैसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक मुद्दों पर समाधान करने की भी जरूरत है। पुनः चक्रण में सुधार के अलावा इस समस्या से निपटने हेतु अन्य विकल्पों के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश किए जाने की प्राथमिकता शामिल है। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, ठीक है ना, मतलब ऐसा प्लास्टिक जिसका आप यूज एक ही बार कर सकें, ये है क्या। तो दोस्तों सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में बात करें तो ये निपटान योग यानी कि डिस्पोजल प्लास्टिक का एक रूप होता है, जिसे केवल एक बार हम यूज करके क्या करते हैं, उसको हम फेंक देते हैं। जैसे कि डिस्पोजेबल आप ग्लास देखते हैं, डिस्पोजेबल आप प्लेट देखते हैं, या ऐसा प्लास्टिक जिसको एक बार यूज करें उसका रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जिससे किरानों की थैलियां, खाद्य पैकिंग, बोतल, स्ट्रॉ आदि की तरह जो है वो पुनर्चक्रित किया जा सकता है। प्लास्टिक निर्मित सामग्री पर प्रतिबंध लगाने के कारण क्या है, तो हम जानते हैं दोस्तों कि प्लास्टिक जो है वो सस्ती है, हल्की है, उत्पादन में आसान होती है, जिसकी वजह से कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि इसका उत्पादन जो है वो काफ़ी तेज हो चुका है। अब जगह जगह हम देखते हैं प्लास्टिक, और जो भी प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं वो प्लास्टिक के, ठीक, जैसे कि पहले क्या आता था, शीशे के बॉटल आते थे, है ना, अब क्या हो गया है, उसकी जगह पे प्लास्टिक के बॉटल आने लगे हैं। जैसे कि आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, है ना, या कुछ भी आप खरीद रहे हैं, तो आप कुछ भी आप मान लीजिए अचार खरीद रहे हैं तो पहले शीशे के बॉटल में आता था, आप सिरप ले रहे हैं तो पहले शीशे के बॉटल में आते थे, अब प्लास्टिक के बॉटल में। क्यों, क्योंकि सस्ता पड़ रहा है, हल्का है, ठीक है, और उत्पादन लागत काफ़ी कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग जो है हमारा, जो हम क्या देख रहे हैं कि बढ़ गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रयोग होने से हम क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर्यावरण में जो है प्लास्टिक की मात्रा जो है वो बढ़ रही है, प्लास्टिक कचरे की मात्रा जो है बढ़ रही है, और जिसका निस्तारण जो है वो बहुत ही क्या है, कठिन है। और ये प्लास्टिक अगर हमारे भूमि में चला जाता है तो हम क्या देखते हैं कि किसी प्रकार से हम क्या देखते हैं कि मृदा प्रदूषण जैसी समस्याएं भी जो हैं वो बढ़ रही हैं। अगर भारत में हम बात करें दोस्तों, तो भारत में प्रतिदिन केवल लगभग 60% प्लास्टिक कचरा जो है वो एकत्र किया जाता है, और शेष जो 40% के आसपास जो कचरा है उसे एकत्र नहीं किया जाता है, तो इधर उधर आपका फैला रहता है। 2019 में केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक भारत को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए एक बहु मंत्रालय योजना की शुरुआत भी की थी।
इसके तहत रणनीति क्या थी कि एक सरकारी समिति के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं को उनकी उपयोगिता और पर्यावरण प्रभाव सूचकांक के आधार पर प्रतिबंधित करने की बात की गई थी, और साथ में समिति ने जो है वो 3 चरणों पे इसे प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव रखा था, ठीक है ना। और चरणबद्ध तरीके से क्या करना था कि इन सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है या इनसे निर्मित जो भी वस्तुएं थे, जैसे कि क्या क्या वस्तु आ सकते हैं, जैसे पहली श्रेणी में जैसे हमने कहा ना 3 चरण, तो पहली श्रेणी में क्या बात किया गया था कि गुब्बारों को, झंडों को, कैंडी को, आइसक्रीम और ईयरबड्स में प्रयुक्त प्लास्टिक की डंडियों का सजावट में प्रयुक्त होने वाले थर्माकोल को जो है वो शामिल किया गया था, जिसे हटाने की बात की गई थी। और आपने देखा होगा कि थर्माकोल के जो प्लेट है उनको भी हटाने पे आप जाते होंगे ना कहीं शादी विवाह में या कहीं भी फंक्शन होता है, तो आप जो प्लेट में खाना खाते हो थर्माकोल के प्लेट होते हैं, कॉफी पीते हैं तो थर्माकोल के, तो इनके सब पे बात क्या हुई थी कि इनको धीरे धीरे क्या किया जाए, खत्म कर दिया जाए। दूसरे में प्लेट, कप, गिलास, छुरी, कांटा, चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बे, पैकिंग में प्रयुक्त झिल्लियां, निमंत्रण पत्र, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से मोटाई वाले प्लास्टिक बैनर शामिल हैं। और इस श्रेणी को वस्तुओं को 1 जुलाई 2022 से जो है वो प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव किया गया है कि इन सभी को रोक लगाए। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की तीसरी श्रेणी 240 माइक्रोन से कम मोटाई के गैर बुनाईदार थैलियों को शामिल किया गया है, और इसे अगले साल सितंबर से शुरू करने का जो है वो प्रस्ताव किया गया है। चुनौतियां क्या है, तो दोस्तों संपूर्ण अगर हम भारत के बारे में हम बात करें तो संपूर्ण भारत में हम क्या देखें कि प्रतिदिन जो है वो 26,000 टन जो है वो प्लास्टिक कचरा का जो उत्पादन हो रहा है, जिसमें से केवल 10,000 टन कचड़े का हम क्या कर पा रहे हैं, 10,000 टन कचड़े को हम एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हम क्या देख रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो हमारे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो आसान क्या है, आवश्यकता क्या है, इसको प्रतिबंध करने की आवश्यकता, और जिसको प्रतिबंध करना इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम अपनी आदत जाते हैं, जब भी हम सब्जी लेने या कुछ भी लेने जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, उधर से सामने वाले से कहते हैं भैया प्लास्टिक में दे देना, भैया प्लास्टिक में दे देना। तो कुल मिला के हम क्या देख रहे हैं कि प्लास्टिक की डिमांड जिस प्रकार से हो रही है और हम जिस प्रकार से पर्यावरण को लेकर जो है लापरवाह बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार की जो भी सरकार की योजनाएं होंगी या सरकार के कानून होंगे इसको समाप्त करना, ठीक है, वो समाप्त करना जो है सरकार के लिए एक चुनौतियां बनी रहेगी। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इन सारे पर सरकार प्रतिबंध लगाए या सरकार कोई नियम लगाए उसके पहले हमें खुद ही जागरूक होना होगा, और हमें अपनी लापरवाहियों को समाप्त करते हुए क्या करना होगा, पर्यावरण हितैषी या पर्यावरण के प्रति हमें सोचना होगा। काफी बड़े मात्रा में प्लास्टिक को नदियों, महासागर, अपशिष्ट भराव क्षेत्र में फेंक दिया जाता है, ठीक है। सरकार के लिए इससे निपटने के लिए पहले आर्थिक और पर्यावरण लागत लाभ का संपूर्ण विश्लेषण करना चाहिए, और इस पर लगाए जाने वाले जो भी प्रतिबंध की सफलता के लिए जो है वो योजना बनानी चाहिए, और योजना पे ध्यान देना चाहिए कि योजना जो है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से कितना जो है वो सबल है, कितना जो है प्रतिफल देने वाला है। हमारे पास संसाधनों की कमी आता है, हमें बेहतर पुनर्चक्रण नीतियों की आवश्यकता है, और इसके अलावा एक व्यापक रणनीति बनाने की भी आवश्यकता है, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग MCQ वाले जो टॉपिक है उसको ले लिया जाएगा। अच्छा 1 घंटा 16 मिनट हो चुका है, ठीक है। क्या हो गया भाई रुद्रा, सॉरी फॉर व्हाट। अच्छा ये आप पूछ रहे थे करंट अफेयर्स वाला, तो देखिए ये रैंक 1 2 3 आप लाते हैं तो आपको 25% जो है स्कॉलरशिप मिलेगा, और ये टेस्ट जो है वो आपका मंडे से फ्राइडे तक जो है वो रात को 8 बजे तक होता है ना। तो नेक्स्ट मंडे से फ्राइडे के बीच में आप देख लीजिएगा। 20 क्वेश्चन 20 मिनट 40 मार्क्स, और इसके लिए जो कोड यूज करना है वो कोड क्या है, ANUP10 अनूप10 का कोड यूज कर सकते हैं। लाइव क्लासेस इंडियन सोसाइटी की मेरी आती है, ये आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना। तो अभी 11 बजे जो है हम लोग इस पर भी जुड़ जाएंगे, और पहली बार अगर आप जुड़ेंगे तो आपसे अनलॉक कोड मांगेगा, वो अनलॉक कोड क्या है, अनूप10। ये जैसे ही आप अनलॉक कोड डालेंगे तो आप जो है इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ और भी क्लासेस है, ठीक है, ये जो है उसको आगे बढ़ाते हैं, MCQ पे आ जाते हैं, है ना। अच्छा बैच कोर्सेस हैं, जैसे कि फाउंडेशन कोर्स फिजिकल ज्योग्राफी का चल रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये कुछ बैचेस इसका आप लाभ उठा सकते हैं, ये कुछ बैचेस इसका लाभ उठा सकते हैं। UPPSC और UPSSC का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो UPPSC अपर, लोअर PCS, RO, UPSI, UPSSC पेट, लेखपाल, BO और ऑप्शनल कोर्स का आप लाभ उठा सकते हैं। केवल एक सब्सक्रिप्शन से जो है ये सारे कोर्सेज जो है वो आपको मिलेंगे। 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, कोड क्या है, अनूप10, ठीक है। इसके अलावा विजयी भाव मेंस बैचेस हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। फी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, 24 महीने 13,600, 12 महीने 9,350, 6 महीने 7,650, 3 महीने 4,250 और 1 महीने 1,700। दोस्तों तैयारी के लिए आपको पता है कि 1 साल से 2 साल का आपको समय देना पड़ेगा, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि 12 या 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ जो है, ठीक है ना, आप
चल सकते हैं। कोड जैसे यूज करेंगे आपके फी में आपको 10% का लाभ हो जाएगा। इसके अलावा सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर है यूपी बिहार के लिए, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। 6 महीने और 12 महीने की फीस दिख रही है, लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे आपको यहाँ भी 10% का ऑफ मिल जाएगा। बक्स बाउंटी, अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी एजुकेटर की क्लास में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप इस पर क्लेम कर सकते हो। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग आपके आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। ठीक है, तैयार हैं सभी लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए? स्टार्ट करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बताइए। ठीक है, ठीक है, चले। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 12 मार्च, 15 मई या 28 अगस्त? 8 प्रश्न है, 8 प्रश्नों का फटाफट हम लोग देख लेते हैं ऋषभ सिंह सुषमा। ठीक, 8 प्रश्न है, 8 प्रश्नों का। दोस्तों जिन्होंने कहा 24 दिसंबर, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। और 24 दिसंबर को दोस्तों भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर राइट डेज जो है वो मनाया जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि लोगों को संरक्षण, ठीक है ना, आंदोलन जो है इसके महत्व के प्रति जो है उजागर किया जाए। और ये 2000 से यानी कि 2 ईयर से मतलब लगभग 21 साल पहले से जो है इसको मनाया जाता है। और इस बार राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का जो थीम था वो क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। किस भारतीय खिलाड़ी ने यूरोपीय देश मोंटेनेग्रो में हुई स्कीइंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? रसेल कंवल, आंचल ठाकुर, अंशु जमसेम्पा, इनमें से कोई नहीं। और जो भी पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, यहाँ आने वाले हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलेगा। दोस्तों जिन्होंने कहा आंचल ठाकुर, और सभी का उत्तर जो है सही। और मोंटेग्रो में, ये आपका मोंटेनेग्रो में जो है स्कीइंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मनाली की जो आंचल ठाकुर हैं, ठीक है ना, इन्होंने ये कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा के चांदीपुर तट से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? धनुष, अस्त्र, त्रिशूल या अभ्यास? ठीक है, लाइक शेयर भी करते चलिए। और कैसा लग रहा है क्लास ये भी बताते चलिए। शाम को 4 बजे ज्योग्राफी की क्लास भी होती है, उसका भी आप लोग लाभ उठाया कीजिए, है ना। शाम को 4 बजे ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग बेसिक ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। बेसिक ज्योग्राफी यानी कि एनसीईआरटी से शुरू कर रहे हैं।
और विश्वास कीजिए काफ़ी लाभ मिलेगा आपको। अगर आप ज्योग्राफी पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी काफ़ी लाभ मिलेगा आपको। ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा अभ्यास, वो सभी के उत्तर जो है सही हैं। और ये उड़ीसा के चांदीपुर के तट से स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति वाले जो हवाई लक्ष्य भेदी अभ्यास का जो है 23 दिसंबर 2021 को जो है वो सफलतापूर्वक जो है वो परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका के ह्यूस्टन में बन रहे इंटरनल गांधी म्यूजियम को अमेरिकी रेस्क्यू प्लान के तहत फोर्ट बेंड काउंटी से कितने लाख डॉलर का अनुदान मिला है? 2.75 लाख डॉलर, 4.75 लाख डॉलर, 6.75 लाख डॉलर, 7.75 लाख डॉलर। ठीक है। क्लासेस को लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, अपने मित्रों के साथ साझा भी करते रहिए। और पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। और मैंने कहा कि शाम को 4 बजे ज्योग्राफी की क्लासेस है, उसको भी मत भूलिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता, तो बेल आइकन जब आप दबा के दे देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। दोस्तों जिन्होंने कहा 4.7 लाख डॉलर, वो सभी के उत्तर जो है सही। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है, केंद्र सरकार ने निम्न में से केंद्र सरकार ने निम्न से किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है? जेड प्लस, वाई श्रेणी, एक्स श्रेणी या जेड सुरक्षा? तो दोस्तों जिन्होंने कहा जेड प्लस सुरक्षा, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। और केंद्र सरकार ने देश में जो भी वीआईपी सुरक्षा है उसको लेकर जो है सीआरपीएफ ने जो है अपनी वीआईपी सुरक्षा इकाई में 32 महिला कमांडो को जो है पहली टुकड़ी को जो है वो किया है। और ये जेड प्लस सुरक्षा घेरा प्राप्त लोगों की रक्षा करने में जो है इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अगला है, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? स्वच्छ भारत अभियान, नव भारत साक्षरता अभियान, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी नौ भारत साक्षरता अभियान, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। और केंद्र सरकार ने जो है वो 100% साक्षरता को लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो है अप्रैल 2022 से इस अभियान की शुरुआत करने की बात की है। और इस अभियान के तहत अगर हम बात करें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी माध्यम है उससे देश में लगभग 15 वर्ष व उससे अधिक आयु वर्ग के जो भी 5 करोड़ से अधिक निरक्षर लोग होंगे उसको इस दायरे में लाने का जो है वो प्रयास किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है? रिकी पॉन्टिंग, कपिल देव, माइकल वॉन या ब्रायन लारा? लाइक शेयर भी करते रहिए और अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस को साझा करते रहिए दोस्तों। और ये जो क्लास है ये सुबह 9 बजे से शुरू होता है। अगर आप लाइव देख पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डेड देखने का प्रयास कीजिए, है ना। और शाम को 4 बजे ज्योग्राफी क्लासेस, इंडियन ज्योग्राफी। आज हम लोग उत्तर भारत के मैदानों पर जो है वो मैप के साथ चर्चा करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी ब्रायन लारा, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। अच्छा सर, आई एम सत्य। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 22,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले जो ब्रायन लारा है उसको आईपीएल की जो टीम है सनराइजर्स, इन्होंने अपने साथ जो है वो बैटिंग कोच के रूप में जो है इन्हें नियुक्त करने का फैसला लिया है। और आज का अंतिम प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या मध्य प्रदेश?
दोस्तों, जिन्होंने कहा उड़ीसा, वो सभी के उत्तर जो है सही। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने राज्य के जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य या सेवा एम्बुलेंस की जो है शुरुआत की। और इस योजना के तहत अगर हम बात करें तो राज्य के 4 जिलों को जो इसके अंतर्गत चुना गया है वो है आपका मलकानगिरी, नवरंगपुर, कालाहांडी और नुआ पांडा। ठीक है, जिसको ये निःशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी, जिसके तहत जो है वो विशेषज्ञ डॉक्टर जिला मुख्यालय के अस्पताल से रोगियों तक पहुंचेंगे और इस प्रमुख रूप से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जो है सेवा किया जाएगा। अभी हम लोग 11 बजे जो है वो स्पेशल सेशन पे जुड़ेंगे, है ना, जहां हम लोग इंडियन सोसाइटी पर चर्चा करेंगे। तो 11 बजे आप सभी लोग अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके यूपीपीएससी पर चले जाइएगा और मुझे अनूप उपाध्याय नाम से जो है वो सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा, है ना। और उसके बाद जैसे ही आप स्पेशल क्लास ओपन करेंगे और आप पहली बार अगर होंगे तो आपसे अनलॉक कोड मांगेगा। आप अनूप 10 अनलॉक कोड का प्रयोग करके जो है वो क्लासेस का आप लाभ उठाइए, है ना। ठीक है, चलिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।